यस 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 गाइस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे। आई लाइव, आई ऑडिबल गाइस? अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाएंगे एक बार एंड मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे। कम ऑन, डन है बात? शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट गाइस? ओके, क्या हम स्टार्ट करें? अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, डन 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 डन। ओके, सो गाइज आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमने जो है कल सीए इंटर ग्रुप 2 का रेगुलर बैच हमने स्टार्ट किया था एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स। ठीक है ना, आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें हमारे इस बैच की डिटेल्स। ultimatec.com पे जाके आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके कुछ सेशंस हमारे यूट्यूब पे होंगे इनिशियल, और फिर हम एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो जो भी बच्चों को हमारे पूरे सेशंस देखने हैं वो ultimatec.com वेबसाइट पर जाके एनरोल कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स दी गई है। आप सब्जेक्ट वाइज या कॉम्बोज आप ले सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके। बाकी मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने एक ओरिएंटेशन सेशन लिया था, वो ओरिएंटेशन सेशन ज़रूर देखें बैच में एनरोल करने से पहले या बैच को स्टार्ट करने से पहले। इसमें सारी डिटेल्स मैंने बाकी बताई है हमारे बैचेस के बारे में। चलिए, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, हमने जो है कल FM हमने कल स्टार्ट किया था एंड FM के बेसिक्स मैंने आपको कल समझाए थे। अच्छा, आप जो है ना हमारे ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, राइट? आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हमारे सारे क्लासेस के अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे। ठीक है ना? ओके गाइस, सो कल जो है हमने हमारे पिछले सेशन में हमने FM स्टार्ट किया था, उसके बेसिक्स हमने कवर किए थे उसमें। और आइए अब आज हमारे इस सेकेंड सेशन में हमें हमारी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ानी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिक्स आपको पढ़ाऊंगा एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में इसके बेसिक्स की आपको नीड लगती है। हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। क्या बताइए बेटा? मैं जानता हूँ, क्या बताइए कि जो है ये जो टॉपिक है आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में बचपन में, है ना, आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में जो है ये जो है हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन स्टिल है ना, एक मतलब फाइनेंस के नज़रिए से हमें ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, राइट? तो हम एकदम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाने वाले उसमें, लेकिन जो है आपको सारे फॉर्मूला उसका याद हो जाए एंड फाइनेंस में हम उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, ये बातों पे हम जो है फोकस करेंगे। डन है बात? कम ऑन, है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो मुझे बताइए, कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट, है ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। और ये क्यों करना चाहते हैं हम हमारे बिजनेस में एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन क्यों करना चाहते हैं? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स कैसे मैक्सिमाइज होगा, है ना, या हमारे फर्म की वैल्यू कैसे मैक्सिमाइज होगी, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कैसे मैक्सिमाइज होती है अगर हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे कंपनी का जो मार्केट प्राइस पर शेयर है इक्विटी शेयर का, उसको अगर हमने बढ़ाने की कोशिश की तो अपने आप जो शेयर होल्डर्स है उनका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, हमारे फर्म की वैल्यू भी मैक्सिमाइज इससे होती है। मैंने कल आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, इट फोकसेस ऑन 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। दैट इज व्हाट? दैट इज गाइस, प्लीज ध्यान दीजिए, है ना, प्लीज़ ध्यान देंगे बेटा। प्लीज़ ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज़। ओके, प्लीज़ ध्यान देंगे। तो बोलते हैं कि इट फोकसेस ऑन 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। कौन से बताइए? फाइनेंसिंग डिसीजन,
इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, है ना। तो FID बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, बोलते हैं कि हमें हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, यस, और ये पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँ, दिस इज फाइनेंसिंग डिसीजन जो हमें FM में लेना होता है, करेक्ट। इससे रिलेटेड हमारे ये सारे के सारे चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट देन हम पढ़ेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में कि जब हमें पैसा मिल जाएगा तो अब इन पैसों को मैं कहाँ पे जाके इन्वेस्ट करूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज मैं मेरे पैसों को फिक्स एसेट्स में कौन से फिक्स एसेट लूँ, कौन से नहीं लेना है, राइट। मैं करंट एसेट्स में मेरा कितने पैसे जो है उसमें रहने चाहिए, तो ये चीज़ें हमें डिसाइड करनी होती हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ये पार्ट आता है एलोकेशन ऑफ फंड्स में, राइट। इसमें चैप्टर नंबर 7 होगा आपका, चैप्टर का नाम ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इस चैप्टर को बेटा प्यार से कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, हम जब ये चैप्टर पे जाएंगे तब आपको बताएंगे, ओके। देन चैप्टर 9 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेट जो है वो भी इसी का पार्ट है। एंड फाइनली डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि जब आप बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाते हैं, सारे खर्चे करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करने के बाद जो प्रॉफिट फाइनली बचता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसमें से अब कितना पार्ट आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड बांटेंगे एंड कितना रिटेन करेंगे बिजनेस में, दिस रिलेट्स टू डिविडेंड डिसीजन जो कि FM चैप्टर 8 में होगा। क्या डन है बात, ये चीज़ मैंने कल हमारे पिछले क्लास में आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ना, हम जनरली अगर कभी भी आपको बैलेंस शीट बनाने बोलते हैं तो आपको शेड्यूल 3 फॉर्मेट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे T फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी होती है जो कि एकदम सिंपल सी प्यारी सी होती है ना। प्लीज़ ध्यान देंगे। प्लीज़ बेटा ध्यान देंगे। बोलते सर क्या हमें FM शास्त्र बुक, सर हमें क्या FM शास्त्र को कुछ करना नहीं है क्या बेटा। FM शास्त्र जो है ना वो हमारी यहाँ पे इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और वही कॉन्सेप्ट्स को हमने समराइज्ड वे में हमारे इसमें लिखा हुआ है। तो हम जो है यहाँ पे हैंड रिटन नोट से ही ये सारी चीज़ें करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाएंगे। फिर अगर आपको लगता है कि सर हमें जो है FM शास्त्र, आपको लगता है सर कोई टॉपिक में जो और डिटेल जाना है, आप FM शास्त्र घर पर जाकर पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पे मुझे बीच में लगे कि एक बार बुक ओपन करके कुछ बताना है तो मैं आपको बता दूंगा। इस बात को समझो बेटा, FM जो है ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये दिस इज नॉट अ थियरी सब्जेक्ट, दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो हमको इसमें अभी FM शास्त्र का एक शब्द लेके बैठेंगे तो बेटा वो टाइम पास नहीं करना है ना। अपने को यहाँ पे समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, हमको समझना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट है सब इसमें कवर्ड है और हम क्वेश्चंस फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ ऐसी बचकानी हरकतें ना करें, अपन अभी बच्चे नहीं हैं, हम CA इंटर में आ गए हैं, थोड़ा सा हमें मैच्योर होना ज़रूरी है, ठीक है। आइए वापस, ठीक है ना, इधर आइए। नेक्स्ट, तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में हम यहाँ पे क्या प्लॉट करते हैं, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, यहाँ पे आपके एसेट्स आते हैं। ये लाइबिलिटीज एंड कैपिटल क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन सा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स वाला, कि हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे। बोलते हैं ये होते हैं आपके लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये होते हैं दोस्तों आपके शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, करेक्ट। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे ये क्या है, बताओ ये क्या है। ये पार्ट बेटा दर्शाता है आपके एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में। ये पार्ट बेटा दर्शाता है एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में, करेक्ट है ना बात, हाँ, या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो अपन बोलते हैं, ये उस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। प्लीज़ ध्यान देंगे, यस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को करंट एसेट्स के लिए। लेकिन करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए हम कुछ पैसा लॉन्ग टर्म फंड से भी यूज़ करते हैं। मैं आपको कल बता रहा था कि करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटी माइनस होता है तो वो होता है वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको कल एक ऐसे हाइपोथेटिकल नंबर्स बताए थे। मैंने बोला था कि समझो अगर इसका वैल्यू है 100, समझो इसका वैल्यू है 20 और इसका वैल्यू है 90, तो हमारा करंट एसेट्स कितने आ जाते हैं, 30। अब मुझे बताओ 30 - 20 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 30 - 20 कर दो तो क्या आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा वैल्यू। तो अब ये जो 10 है, समझो फिगर इन करोड़ है, तो ये 10 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से। बोलते हैं करंट एसेट में जो 30 करोड़ रुपए है, इसमें से 20 करोड़ रुपए तो हमने यहाँ से फाइनेंस किए, तो बाकी के 10 करोड़ आएंगे कहाँ से, वो यहाँ से आए हुए हैं। तो यहाँ से 10 करोड़ आए इधर एंड 90 करोड़ आए हैं इसके लिए। तो बोलते हैं वर्किंग कैपिटल 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा आपका, सुनना अभी कुछ बोल रहा हूँ, ये बेटा इसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट FM चैप्टर 9 में आएगा, अभी जितना इंपॉर्टेंट है सुन लीजिए। वर्किंग कैपिटल के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल।
है ना। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम बेस वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस वर्किंग कैपिटल। मतलब कि ऐसा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो विच विल ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। समझो बेटा, आपकी कपड़ों की दुकान है, आपकी कपड़ों की दुकान है, ठीक है ना। अब जो है, क्या आप आपके शॉप में एक मिनिमम अमाउंट का स्टॉक हमेशा ही मेंटेन करके रखोगे क्या? जैसे आप क्या बोलोगे यार कि मेरी दुकान है, यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का स्टॉक तो हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही। लेकिन जिस समय कोई सीजन रहेगा, समझो दिवाली है, समझो ईद है, जब भी कोई फेस्टिवल सीजन रहेगा ना, उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो उस समय क्या होगा, मुझे मे बी स्टॉक 3 करोड़ रुपए का रखना पड़े। मतलब कि 2 करोड़ रुपए क्या है, व्हाट इज 2 CR? 2 CR इज माय परमानेंट वर्किंग कैपिटल, कि इतना पैसा तो हमेशा ही चाहिए मुझे बिजनेस को चलाने के लिए। और बाकी का जो एक्स्ट्रा का 1 करोड़ रुपए का स्टॉक है, ये कब लगेगा? बोले जब सीजन रहेगा ना, तभी ये एक्स्ट्रा का लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ऐसा। तो ये जो हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है ना, इसको फाइनेंस करने के लिए हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको समझा तो वेरी गुड। वैसे इसके बारे में डिटेल हम FM चैप्टर 9 में जाएंगे, ठीक है। सो मुझे बस आपको एक ओवरव्यू देना था हमारे इस बैलेंस शीट का, कि क्या बताइए, प्रोक्योरमेंट या एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आगे नेक्स्ट फिर हमने ये चीज़ देखी थी, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि कंपनी के, है ना, हमें ये क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब नजरिया, कि हम किसके नजरिए से देख रहे हैं। मैंने बोला था कि रिस्क के केस में कंपनी के नजरिए से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे ज्यादा रिस्की होता है? बोले लॉन्ग टर्म डेट सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे कम रिस्की इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि बेटा हमें अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट का पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करना ही पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्की ये होता है। फिर मैंने बोला कि रिस्क के केस में अगर इन्वेस्टर के नजरिए से देखूं तो फिर क्या सबसे ज्यादा रिस्की है? इन्वेस्टर के नजरिए से इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे ज्यादा रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल लिए हुए हैं तो क्या होगा, अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा अगर हमने लिए हुए हैं तो फिर क्या होगा, मुझे बताइए, कौन? तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कंपनी ऊपर कि वो हमें डिविडेंड देगा ही, है ना। हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने शेयर के लिए पैसा दिया है वो हमें वापस देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के ऊपर। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिस्की ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे रिस्क ज़्यादा उठाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं रिटर्न। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर के नज़र से सबसे ज़्यादा क्या होता है इक्विटी में, और सबसे कम होता है डेट में। क्योंकि डेट में थोड़ी सी ज़्यादा क्या है, कन्फर्मिटी है, सर्टेनिटी है कि हमको इंटरेस्ट तो हर साल मिलने ही मिलने वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस मिलने ही वाला है। इसलिए कंपेरेटिवली इसमें रिस्क कम होता है इन्वेस्टर के नज़र से, इसलिए यहाँ पे भी वो रिटर्न एक्सपेक्ट कम करता है इक्विटी के कंपैरिजन में, है ना। आगे फिर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला था, मैंने आपको कल समझाया था कि जो रिटर्न हमारे फंड प्रोवाइडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, वही कंपनी के नज़र से होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी में पैसों को यूज करने का खर्चा, फंड प्रोवाइडर्स के पैसों को यूज करने का खर्चा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी के नजरिए से बोलते हैं कि अगर इन्वेस्टर इक्विटी शेयर कैपिटल में ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि वो इक्विटी में ज्यादा रिटर्न दे। देखो वैसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि देना ही पड़ेगा, पर अगर तुम ये नहीं करोगे ना ऐसा, तो फिर तुम्हारे कंपनी के शेयर दनादन बेचना चालू कर देंगे लोग मार्केट में, और तुम्हारे कंपनी का शेयर प्राइस दनादन गिरना चालू हो जाएगा, जो तुम चाहोगे नहीं। तो पॉइंट यह है कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है देने का, लेकिन अगर यहां पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा के रखे हैं लोगों ने, तो आपको फिर उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इक्विटी वाला पैसा यूज करने का खर्चा सबसे ज्यादा होता है, डेट वाला पैसों को यूज करने का खर्चा कंपेरेटिवली कम होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब मुझे बताइए नेक्स्ट बात, हम आपको, अब मैंने जैसे बैलेंस शीट बताया पहले आपको, अब मैं आपको यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो देखो अपन P&L अकाउंट भी चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस में आपको कभी कभार आ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाओ, ऐसा मतलब क्या होगा, उसमें आपको रेशियोज दिए रहेंगे, वो रेशियोज के थ्रू आपको चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उससे P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे बेटा FM में ज़्यादातर P&L अकाउंट नहीं, हम ज़्यादातर इनकम स्टेटमेंट बना के सारे क्या बताइए सारे फिगर्स को डिराइव करते हैं। ठीक है, अब ये इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है, राइट। सबसे पहली बात बोलते हैं, आप लो बेटा कंपनी का टोटल सेल्स, क्या है सेल्स, ठीक है। सेल्स में से अच्छा ऑब्वियसली वो सेल्स रिटर्न वगैरह वो इसमें से अपन माइनस कर देंगे, मतलब नेट सेल्स।
तो बेटा सेल्स रिटर्न वगैरह ना वो मतलब क्या है बताओ, कभी कभार होता है ना। तो अभी फिलहाल मैंने बोला सेल्स मतलब टोटल सेल्स, है ना। एज इन क्या बताइए, हम सेल्स रिटर्न को ले ही नहीं रहे, अगर होगा भी तो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब ये नेट सेल्स आ जाता है। तो अभी उसको घुसाएंगे नहीं, जो नॉर्मली चलती है हमेशा चीज़ें उससे उस नज़रे से सोचेंगे, है ना, रैशनली सोचेंगे। ओके, तो बात आती है सबसे पहले ले लो सेल्स। सेल्स में से सारे खर्चे, आपके जितने भी खर्चे हैं ना सब माइनस करो। सेल्स में से आपके सारे खर्चे जितने भी हैं सब माइनस करो, एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। क्या बोला फिर से, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, मतलब सारे खर्चे, बट ये माइनस मत करना। तो जो आपको मिलता है इसके बाद, इसको बोला जाता है पीबिडा या ईबिडा। अब मैं इसको पीबिडा बोलूं या मैं इसको ईबिडा बोलूं, एक ही बात है, राइट। इसको बोलते हैं बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, या इसी चीज को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर आपने सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर लिए, लेकिन क्या माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट भी नहीं किया माइनस एंड डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो सर फिर इसमें बिफोर टैक्स क्यों है, क्योंकि बेटा जब तक आप इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते तब तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। एज इन टैक्स वो वाले अमाउंट पे निकलता है विच इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, राइट। ओके, तो यहां पे पॉइंट आ गया कि हमारा पीबिडा आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पीबिडा, इसको काफ़ी यूज़ करते हैं हम एनालिसिस में, ये वाली चीज़ को भी हम काफ़ी रेशियोज में ये यूज़ होता है न्यूमरेटर में, हम बताएंगे जब एफएम चैप्टर 3 आएगा तब। नेक्स्ट फिर हम इसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर हमें पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना सर, उसको यूज़, है ना, उसको यूज़ करने से क्या होता है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है समय के साथ साथ, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, आपने ऐसा सुना होगा, है ना। इसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। सर लेकिन अमोर्टाइजेशन क्या होता है, मुझे बताइए कमन, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है, फास्ट मुझे जल्दी से बताइए कि अमोर्टाइजेशन, कमन मुझे बताइए अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जल्दी से, है ना, मुझे बताएं अमोर्टाइजेशन क्या होता है। यस वेरी गुड, बोलते हैं जैसे टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू समय के साथ साथ कम होती है ना बेटा, वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी समय के साथ साथ कम होती है। सर कौन से होंगे इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट किस चीज़ का निकलता है, किसी डिज़ाइन का। तो मैंने समझो कोई कार बनाई, अब मैं चाहता हूँ कि वो कार की जो डिज़ाइन है ना वो कोई और कॉपी ना करे, तो मैं उसका पेटेंट निकाल सकता हूँ। ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क किसका निकलता है, हमारे लोगो का, है ना, जैसे अल्टीमेट से का लोगो, मैं उसका ट्रेडमार्क निकाल सकता हूँ ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट किसका निकलता है, जैसे मैंने ये बुक बनाई है तो ये बुक का मैं कॉपीराइट निकाल सकता हूँ। ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो का कॉपीराइट निकाल सकता हूँ। मैं अगर कोई गाना गाऊँ, गाने को हम रिकॉर्ड करें, उसका कॉपीराइट निकल सकता है। तो कॉपीराइट ऐसी चीज़ों का निकलता है, ठीक है। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है, ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। गुडविल, अच्छा मुझे बताइए क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बैलेंस शीट में आता है, बताइए। जैसे अगर मैं एमवी फूड्स लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो क्या एमवी फूड्स लिमिटेड में एमवी फूड्स का खुद का गुडविल दिखता है क्या कभी। जैसे अगर मैं रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट बनाता हूं, तो क्या उसमें रिलायंस कंपनी का खुद का गुडविल कभी दिखता है, बताओ। आंसर है नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, हम कभी भी खुद का गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। हमने जो दूसरे कंपनी को परचेस किया हो उसका गुडविल बताते हैं बैलेंस शीट में, तो उसकी भी वैल्यू समय के साथ साथ कम होती है। इन शॉर्ट सिंपल बात यह है कि जो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी भी वैल्यू समय के साथ साथ हमें क्या करनी पड़ती है, डिक्रीज करनी पड़ती है, उसको अमोर्टाइजेशन करना बोलते हैं। बस वैसे ये आपके कोर्स में और कहीं पे आएगा ही नहीं, बस आपको यहाँ पे चूंकि इनकम स्टेटमेंट में ये होता है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सिंपल। चलिए तो अब मुझे बताइए अगर मैं ये अमाउंट में से इसको माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या। हमारे पास प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, लेकिन अब प्रॉफिट में से ये भी माइनस कर दिया तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, पीबीआईटी या ईबीआईटी। तो पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
या इसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं पीबीआईटी बोलूं या ईबीआईटी बोलूं एक ही बात है, ठीक है। और इसी चीज को बेटा बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी चीज को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब अगर कभी भी आपको आपके क्वेश्चन में दिखे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे इसके बारे में हम और डिटेल कहाँ देखेंगे, एफएम चैप्टर 3 में। ओके, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपका बस बेस डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है, पीबीआईटी या ईबीआईटी। फिर इसमें से अपन बेटा माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट का एक्सपेंस। सर कौन सी चीज़ का इंटरेस्ट, बेटा जो भी आपने डिबेंचर्स इशू किए होंगे, जो भी आपने बॉन्ड्स इशू किए होंगे, है ना, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट आपको लॉन्ग टर्म डेट पे देना है वो सारा का सारा इंटरेस्ट यहाँ पे आता है ना। मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको यहाँ से माइनस करना है। तो जो फिर बचता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, अब इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, तो बचेगा पीबीटी या ईबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अच्छा, फिर इसमें से माइनस होता है बेटा टकसवा। क्या माइनस होता है बोलो जल्दी, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे टकसवा, कम ऑन फास्ट, मुझे बताएंगे जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको बताओ, कम ऑन। इसको बोलते हैं बेटा टकसवा। हाँ, क्या बोलेंगे बताओ, टकसवा, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज टकसवा, है ना। तो पीबीटी में से अपने को टकसवा माइनस करना है। तो टकसवा माइनस करने से क्या आता है, याद रखना बेटा, क्या आता है बताओ। तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास आता है बेटा पैटवा। क्या बोलते हैं इसको, पैटवा, इसको बोलते हैं पैटवा या ईटवा। तो पैटवा क्या होता है, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, या ईएटी क्या होता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलूँ या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोलूँ, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बेटा, हम सबसे पहले जब हमारा टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब इसमें से सबसे पहले हमें डिविडेंड देना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसमें से प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से सबसे पहले हमें जो है डिविडेंड देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि उनको यही तो प्रेफरेंस है, इक्विटी वालों के ऊपर इनको प्रेफरेंस है कि डिविडेंड देंगे तो तुमको पहले देंगे, पैसों का रीपेमेंट होगा तो तुमको पहले मिलेगा, ये होता है प्रेफरेंस। तो इसलिए सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, और फिर पैट में से बेटा जब मैं ये माइनस करता हूं तो फिर जो मेरे पास अमाउंट बचता है, अब ये अर्निंग्स का बेटा वो अमाउंट है जो इक्विटी शेयर होल्डर ने कमाया हुआ है, एज इन जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का है। फिर से पैट में से मैं जब माइनस करता हूं प्रेफरेंस डिविडेंड को, तो जो मुझे अमाउंट मिलता है ये इसको कहला जाता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या इसको शॉर्ट में, जैसे मैं तेजस सर का कभी मैंने देखा था क्लास, वो लिखते हैं इसको EAEFES, ऐसा कुछ तो भी लिखते हैं, है ना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा लिखते हैं। तो आपने किसी किसी का शॉर्टकट ऐसा देखा होगा, मैं इसको लिखता हूँ EFES, एक ही, मतलब देखो शॉर्टकट से ऐसा मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है बोला, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि ये अर्निंग्स किसकी है, पूरी का पूरा ये पैसा किसका है, ये इक्विटी वालों का पैसा है। लेकिन ये पैसों में से मुझे इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है या नहीं, ये कंपनी डिसाइड करती है। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, है ना, आई गेस कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 123 से कुछ तो भी चालू होता है, डिविडेंड के सारे सेक्शंस होते हैं, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कंपनी डिसाइड करती है कि उनको डिविडेंड देना है या नहीं। यस, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसको ही कौन सा डिसीजन बोलते हैं, ये अमाउंट में से अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में से कितना पैसा मुझे डिविडेंड देना है और कितना पैसा रिटेन कर लेना है बिजनेस के लिए, इसको ही कौन सा डिसीजन बोलते हैं, इसको ही कौन सा डिसीजन बोलते हैं गाइस, कम ऑन, इसको कौन सा डिसीजन बोलते हैं। यस, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। यस और नो, कम ऑन, यस और नो गाइस, हाँ, यही डिविडेंड डिसीजन होता है कि इस अमाउंट में से कितना डिविडेंड देना है, कितना रिटेन करना है।
सर अगर हमें डिविडेंड देना ही नहीं हो तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हमको जितना ये अमाउंट है, समझो अगर ये है अमाउंट 10 करोड़, तो क्या पूरा का पूरा 10 करोड़ हम डिविडेंड बांट सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप। तो आपका रिटेन अर्निंग 0 हो जाएगा। सर अगर समझो इसका अमाउंट 10 करोड़ है, तो क्या हम 15 करोड़ का डिविडेंड दे सकते हैं क्या? ढोकले छोले भटूरे, जब पैसा ही 10 करोड़ बचा है तो इसमें से 15 करोड़ का डिविडेंड कहाँ से घुसाओगे तुम? तो इस ये अमाउंट से ज़्यादा डिविडेंड हो ही नहीं सकता ना। तो ये जितना अमाउंट होगा इसमें से जितना देना है दो, ऐसा रहता है, ठीक है ना। सिंपल बात समझ में आ रही, बताओ? ओके, तो इसमें से जब मैं इक्विटी डिविडेंड माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या डन है यहाँ तक? एक बार जल्दी से क्या आप मेरे साथ फिर से बनाएंगे क्या इसको ऐसी रफ में? जल्दी मुझे बताओ। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉमन, सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। चलो ऐसी रफ में प्लीज़ बनाइए मेरे साथ, कॉमन। तो सबसे पहले सेल्स लेते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले सेल्स लेते हैं, इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, एक्सक्लूडिंग क्या? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। फिर क्या आता है अपने पास? फिर अपने पास आता है ईबिटा या पीबिटा। तो मैं ईबिटा लिखूँ या पीबिटा लिखूँ, एक ही बात है ना। फिर इसमें से माइनस क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो मुझे क्या मिलेगा? पीबीआईटी। फिर क्या माइनस करूँ इसमें से? इंटरेस्ट। तो मुझे क्या मिलेगा? पीबीटी। फिर क्या माइनस करूँ? टकसवा, तो मिलेगा पैटवा। पैटवा में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटेंगे, तो फिर क्या मिलेगा मुझे? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर इसमें से माइनस करेंगे इक्विटी डिविडेंड, और फिर अगर कुछ पैसा बचा तो उसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या आपको ये सिंपल हमारा इनकम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? जल्दी मुझे जवाब देंगे। क्या आपको बेटा ये बात समझ में आ रही है? चलिए, डन है। सिंपल लग रहा है मुझे, बताइए कौन? सर अगर पुरानी रिटेन अर्निंग हो तो बेटा अभी कुछ बच्चों को ना मुझे यहाँ पे अकाउंटिंग समझानी पड़ रही है। ढोकले छोले भटूरे, इनकम स्टेटमेंट में क्या पिछले साल का रिटेन अर्निंग घुसा देगा तुम? फिर तो यहाँ पे जब मैंने सेल्स लिया करंट ईयर का, तो उसमें भी पिछले साल का सेल घुसाना था। बेटा तुम कैसे ढोकले जैसी बातें कर रहे हो? बेटा यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग आएगा ना, जो अमाउंट, वो बैलेंस शीट में अगर कुछ आपके पास ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस होगा तो जो अमाउंट होगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। फिर तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अकाउंटिंग क्या बेसिक अकाउंटिंग भूल गए क्या? जो पिछले साल का अगर कुछ होगा बेटा रिटेन अर्निंग्स, जो पिछले साल का बेटा रिटेन अर्निंग्स होगा, ठीक है ना, वो कहाँ पे आएगा? वो बैलेंस शीट में दिखता है, ओपनिंग बैलेंस। फिर करंट ईयर का रिटेन अर्निंग उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें फिर क्लोजिंग बैलेंस उसके साथ दिखेगा, है ना? समझ में आ रहा है? सर क्या इसको नोट करना है क्या? तो बेटा मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, आपके हैंड रिटन नोट्स में हमने नोट किया हुआ है इसको। मैंने बस आपको ऐसे ही रफ में लिखने बोला आपको, ये चीज़ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, राइट? आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते सर इसमें सेल कौन सा सेल आएगा? सर इसमें फिक्स एसेट के सेल को घुसा है। बेटा अभी वो जान दो ना, अपन क्यों अननेसेसरीली इरैशनल चीज़ों की अभी बातें क्यों कर रहे हो? आप जनरल सेंस में सोचो। टोटल सेल, आप जो भी चीज़ों का काम करते हो उसको बेच के जो पैसा कमाए, सेल्स, बस। अभी तुम ज़्यादा क्यों घुस रहे हो बेटा अननेसेसरली? जितना बता रहे हो बेटा उतना ही फिलहाल काम का है। आप क्यों अननेसेसरली अपना ही कन्फ्यूजन बढ़ाते हो? सिंपल टोटल सेल्स है वो, ये है ना। डन है बात? चलिए आगे। ओके, हाँ, बदोबदी पदोबदी। यार अभी तुम वो गाना याद मत दिलाओ यार, फिर वो गाना एकदम से, है ना, गाना फिर यार एकदम फिर वही चलते रहता मन में। और रोक नहीं सकते हो, बताओ, है? तो लिखो ना बेटा, वही तो बोल रहा हूँ, मैंने आपको दिया तो है ये प्रिंट कराने के लिए, आप प्लीज़ इसको प्रिंट कराओ, है ना। अभी आपको लिखने की बारी आने वाली है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें आपको लिखना है काफ़ी, इसमें आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपके इसके नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, प्लीज़ आप इसको प्रिंट करा लें। या अगर आपने बैच लिया हुआ है ऑलरेडी तो आपको इसके बुक्स, इसका बुक पहुँच गया होगा, है ना,
तो तब तक आप हाईलाइटिंग कर ले, जब तक आपको कुछ दिखता नहीं लिखने का, आएगा ना इसमें लिखने का समय, है ना। चलिए आइए वापस, हो जाए सर बोल रहे ढोकले, पढ़ाई करो चलो, हैं। मैंने एक जगह पे एक बच्चे ने ऐसा लिखा था कि यार एमवी सर जो है ना, बोले एमवी सर का क्लास मुझे नहीं करना, बोले वो ढोकला बुलाते मेरे को, बोले बोले इनको समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इनकी क्लास क्यों चलती, बोले हमारे वजह से, समझ रहे हो ना, हाँ स्टूडेंट के वजह से इनकी क्लास चलती है, और ये हमको कैसे ढोकले बोल रहे हैं। अरे भाई साहब क्या है भाई, क्या जबरदस्त लोग होते हैं यार, मतलब मैं क्या बोलूँ बताओ, लिटरली उसने ये रीज़न लिखा था यार ये कोई दिल पे लेने वाली बात होती है यार, मतलब मैं क्या बोलूँ अभी, हैं। फिर भी बेटा आपको दिल पे लेना तो लो बेटा, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी मतलब है ना, कुछ भी, हाँ। चलो आइए वापस, क्या बोलेंगे भाई, चलो ये डरने के बाद मुझे बताओ, है ना। अच्छा अब सुनना, अभी सुनने एक बात, अभी जो है ना एक और इसमें चीज़ होती है, सुनना हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे पीबीटी निकाला ना बेटा, ये सॉरी पीबीआईटी, ये पीबीआईटी को निकालने का एक और तरीका होता है, ये पीबीआईटी को निकालने का एक और तरीका होता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसका डिटेल में मतलब आपको कौन पढ़ाएंगे बताओ, प्रणव सर, है ना। मतलब कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट में वैसे वो चीज़ आती है। सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, हम यहाँ पे ये जो है ना, ये हम यहाँ पे इसके बेटा इसके बदले जो है ऐसा भी लिख सकते थे, प्लीज़ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे बेटा कि सेल्स, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप सबको बचपन में पढ़ाया हुआ है, मैंने ही पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में, ऐसी हरकतें मत करना कि ऐसा मत बोलना सर हमको वेरिएबल कॉस्ट है वो नहीं पता। ऐसा खर्चा जो हमारे आउटपुट के चेंज होने पे जो खर्चा चेंज होता है, जैसे अगर मुझे समझो मेरा शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो अगर शर्ट ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज़्यादा बटन्स लगेंगे, ज़्यादा कपड़ा लगेगा, है ना, ज़्यादा लेबरर्स लगेंगे, ये सब क्या हो जाएगा बताइए। लेबरर को जो वेजेस का खर्चा करूंगा, सैलरी पे करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। हम जो रॉ मटेरियल का खर्चा करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, और भी जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे, वेरिएबल कॉस्ट। यस, पता है आपको, याद आ रहा है, हाँ। तो बोलते हैं सर आज ही पढ़ाया, बोलते हैं अरे चलो हाश बच गए, है ना, वरना फिर बच्चे ना इसमें 1 घंटा लगाते इसको सोचने में। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो क्या बचता है आपके पास, तो आपके पास बेटा बचता है कंट्रीब्यूशन। क्या बचता है आपके पास बताओ, आपके पास बचता है बेटा कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के अंदर के बाद क्या करते हैं बताओ, बोलते हैं इसमें से अब आप माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करते हैं क्या, आप माइनस करते बेटा इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये मत बोलना सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ऐसे खर्चे जो आउटपुट के बदलने पे खर्चा चेंज ना हो उसे फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, तो अगर मेरी फैक्ट्री है उसका रेंट है 5 लाख रुपए, तो अब मैं मेरे फैक्ट्री में 10 यूनिट बनाऊँ, 5000 यूनिट बनाऊँ, 10,000 यूनिट बनाऊँ, है ना, मेरी फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है तब तक मैं कितना भी प्रोडक्शन करूँ, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता। जो रेंट है 5 लाख का उतना ही मुझे देना पड़ेगा, चाहे कितना भी मैं आउटपुट बनाऊँ, करेक्ट, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ही हम क्या लेते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो बचता है कंट्रीब्यूशन, और फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, लेकिन याद रखना इसमें अभी इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे पास जो बचता है बेटा दैट इज अगेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप पीबीआईटी ये तरीके से निकाल सकते हो या ये तरीके से भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, दोनों से सेम इसका क्या बताइए, दोनों से सेम इसका वैल्यू आता है। ये डांस ये बात समझ में आ रही है आपको डांस कहाँ से आएगा, ये बात समझ में आ रही है। और फिर अगेन पीबीआईटी के बाद आगे क्या करेंगे, बस यही चीज़ों को वापस यहाँ पे डाल देंगे, हो गया। तो आपके एंड में रिटेन अर्निंग आ जाएंगी। ये समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुनिए
अब सुनो, अब बात ये आती है सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन बताता है कि समझो अगर मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता हूँ तो कौन सा प्रोडक्ट मेरे प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट करता है वो पता चलता है कंट्रीब्यूशन से। तो आपके कॉस्टिंग में ना इसके बारे में और डिटेल चर्चा होती है। अभी सिंपल भाषा में ऐसा समझिए कि कंट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो हर एक प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट में वो पता चलता है। ठीक है, चले आएंगे वापस, ठीक है ना, अब आएंगे वापस, ठीक है ना। चलिए ये डन है पक्का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि हम जो है यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। देन कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो क्या मिलता है, पीबीआईटी, है ना। इसके बारे में आपने कॉस्टिंग में भी डिटेल में पढ़ लिया होगा या अभी भी पढ़ लेंगे 1-2 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात आती है जो मुझे आपको बतानी है, वो है बेटा अर्निंग पर शेयर। आपने सुना होगा अर्निंग पर शेयर करके एक चीज़ होती है ना। आपने स्टॉक मार्केट में, जो लोग स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट होंगे, है ना, उन्होंने देखा होगा इसके बारे में। तो अर्निंग पर शेयर, पहली बात, ये शेयर कौन सा होता है, इक्विटी शेयर की बात करते हैं वो। अर्निंग पर शेयर कभी भी प्रेफरेंस शेयर पे नहीं निकलता, वो इक्विटी शेयर के लिए होता है, ठीक है ना। तो अर्निंग पर शेयर क्या बताइए, हाँ, अर्निंग पर शेयर जो है क्या होता है, ईपीएस। बोले कैसे आता है सर, ईपीएस कैसे आता है, बोलते बेटा ईपीएस आता है, अर्निंग पर शेयर आता है कि देखो बोलते हैं हमें पहले ये बताओ कि इक्विटी वालों ने टोटल कितना कमाया। बोले इक्विटी वालों ने टोटल कितना कमाया, बोले अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी वालों ने बेटा टोटल कमाया है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये किसकी कमाई है, इक्विटी वालों की, राइट। तो समझो एग्जाम्पल, समझो बेटा कि 10 करोड़ रुपए कमाए, 10 करोड़ रुपए क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। और हमारे कंपनी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, कितने हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो बताओ। समझो बेटा हमने कंपनी में इक्विटी शेयर इशू किए हैं फॉर एग्जांपल 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा ₹10 विल बी व्हाट, इट विल बी अर्निंग पर शेयर। मतलब कि पर शेयर, हर एक इक्विटी शेयर में हमने कितनी कमाई की ये बताता है कौन, अर्निंग पर शेयर, है ना। अर्निंग पर शेयर क्या बता रहे हैं, हर एक इक्विटी शेयर पे हम कितनी कमाई करते हैं, दिस इज अर्निंग पर शेयर। समझ में आ रहा है क्या, बोलो बताओ, कम ऑन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, आपको मुझे बताना है, कम ऑन, आपको मुझे बताना है, कम ऑन जल्दी। क्या डन है बात, क्या बात डन है ना, ओके नेक्स्ट, राइट। तो बस इसको हम यूज़ कैसे करेंगे बाद में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप ये चीज़ को याद रखें, राइट, ओके ओके सर, डन। बस ये थोड़े से मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताने थे। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट, है ना। नहीं, अर्निंग पर शेयर मैंने जैसा बताना बेटा वैसा होता है, ठीक है। प्लीज़ अपना ज्ञान मत दे, है ना, प्लीज़ आगे बढ़े। नेक्स्ट बात आती है बेटा, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन डेट होता है ना, आपने बचपन में अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, आपने बचपन में अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट ऑन डेट क्या होता है। क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बताओ तो जल्दी से। क्या इंटरेस्ट ऑन डेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बताओ तो जल्दी से, क्या होता है ये। यस वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। हाँ, बोलते हैं सर ये जो इंटरेस्ट है ना सर, इंटरेस्ट होता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, कमॉन, क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लिखे प्लीज, लिखे। बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट, है ना। प्लीज़ बेटा सब जिनके पास आ गई है बुक प्लीज़ लिखो, मेरे साथ साथ क्लासेस में ही लिखना है, ठीक है ना। क्या होता है बताओ, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा सर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि इंटरेस्ट को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे कंपनी में प्रॉफिट कमाओ कि लॉस कमाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करना ही पड़ेगा। बोलते हैं टैक्स पे करने के पहले इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना ही पड़ता है।
चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे बेटा चाहे ये पीबीआईटी की वैल्यू ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तुमको इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करना ही पड़ता है, बात खत्म। चाहे बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अगर मेरा पीबीआईटी है, एग्जांपल मेरा पीबीआईटी है 10 करोड़ और इंटरेस्ट का खर्चा है 12 करोड़, तो क्या होगा, तो हमारा पीबीटी जो है ना ये नेगेटिव आ जाएगा 2 करोड़। और अगर लॉस होगा तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो हमारा पैट जो है ना, पैट जो है ये भी क्या, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर लॉस होता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती उस साल में। फिर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ये भी 2 करोड़ होगा नेगेटिव में, तो मेरा फिर इक्विटी डिविडेंड ये दे नहीं पाऊंगा। रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगा, मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होगा, मतलब पहले जो बैलेंस होगा ना बैलेंस शीट में, उसमें से इतना अमाउंट माइनस करना पड़ेगा मुझे रिजर्व्स में से। अच्छा सर, अगर हमारा ये नेगेटिव आ सकता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, तो सर क्या किसी कंपनी का ईपीएस नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी कंपनी का अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर अगर यही नेगेटिव हो तो बिल्कुल ईपीएस भी नेगेटिव हो सकता है। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? एक बच्चा लिखता है सर दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क। बेटा दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग टिल नाउ कि डोंट आस्क, जस्ट लिसन। हाँ मैं खुद से ही आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जस्ट हैव पेशेंस, डोंट आस्क, जस्ट हैव पेशेंस एंड लिसन प्रॉपर्ली। मैं सब डाउट आप अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखे, बस धैर्य रखना है बस। ओके डन, चलिए आगे नेक्स्ट। ये डन है, बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, और वैसे ही मुझे बताइए कि इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड, कम ऑन, वैसे ही प्लीज ध्यान दीजिए, है ना, वैसे ही बेटा, अरे नहीं अरे प्लीज ध्यान दीजिए बेटा। अरे यार बेटा डोंट आस्क का मतलब ये नहीं कि डाउट नहीं पूछा है, बिल्कुल पूछे, मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे ले लेते यार हर छोटी बात को यार, बहुत खतरनाक बच्चे यार हैं। चलो आइए वापस बोलते हैं, प्लीज़ बेटा प्लीज़ मजाकबाजी मत करें प्लीज़। हाँ प्लीज़ वापस आएंगे। अच्छा सर, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड ये क्या होता है सर? ये होते हैं बेटा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं सर। मतलब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि जो प्रॉफिट बचता है फाइनली टैक्स पे करने के बाद, अब ये प्रॉफिट को हम बस बांटते हैं, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं और फिर अगर पैसा बचा और अगर हमें लगा तो इक्विटी डिविडेंड देते हैं। मतलब अगर हमें बेटा प्रॉफिट बचता है, अगर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव होता है तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड देना है। जैसे मुझे बताओ, अगर मेरा पीबीआईटी ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर मेरा पैट पॉजिटिव होगा तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड देना है, वरना नहीं देना है। आपको समझा बाद में क्या बोल रहा हूं? हेलो, है ना? पक्का आपको याद रहेगा ये चीज? मुझे बताओ, कम ऑन जल्दी। बेटा अब बेटा आप लोग सीए इंटर में आ गए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब बच्चा क्या बोल रहा है, सर आपने जो यहाँ पे येलो पेन से लिखा, क्या ये भी लिखना है क्या? बेटा अगर आपको लगता है कि सर हाँ हमको ये लिखना है तो लिख लो ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है उसमें अगर ये लिख लिया तो। अब क्यों ऐसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, कुछ बच्चे कैसे क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हो बेटा, क्या हो गया आपको? हाँ क्या हो गया बेटा, क्या हो जाए? अगर आपको लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत तो लिख लो, कोई बात नहीं। आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो बेटा, एकदम बचकाने सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? सर ये सर ये लिखूँ क्या, सर इसको रेड पेन से लिखूँ कि ब्लैक? बेटा मेरे को समझ में ना बेटा, कैसे डाउट पूछ रहे हो बेटा? मैं मतलब क्या बोलूँ अब मैं इससे ज़्यादा अभी, हैं? चलिए ये डन है, बात आपको समझ में आया? पहले इतना बताइए। तो तेजस सर आए हैं क्लास में, है ना अभी,
और अभी मैं तुरंत आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि मैं अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बता रहा था, है ना। फिर पता चला तेजा सर बोलेंगे सर अकाउंट्स रहने दो, हाँ सर कुछ तो मुझे पढ़ाने दो। ठीक है सर, बस छोड़ दिया, अकाउंट्स छोड़ दिया आपके लिए बस। वो तो तेजा सर बेटा अकाउंट्स पढ़ा रहे थे इसलिए मैंने लिया नहीं, समझे ना आप लोग, है ना। मेरे को सीए फाउंडेशन की बात है। सीए फाउंडेशन की बात है ना। हमारे समय में पूरा एमसीक्यू हुआ करता था, है ना। मुझे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 43 आए थे 50 में से। मुझे इकोनॉमिक्स में जो है 41 आए थे 50 में से। मुझे लॉ में जो है 37 आए थे 40 में से। आप समझ रहे हो, सीए फाउंडेशन। और अकाउंट्स में सोचो बस, अकाउंट 60 मार्क का था बेटा, 60 कितना आए होंगे मेरे को, हाँ कितने, 36। तो बेटा अकाउंट्स में बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हल्का हल्का, क्या करें, हाँ। अब अच्छा प्रॉब्लम क्या थी, मेरे को प्रैक्टिकल बहुत अच्छा आता था, उन्होंने एग्जाम में थियरी पूछ लिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मेरी गलती है क्या? मेरे को तो प्रैक्टिकल आता है ना, उनने क्या को थियरी पूछा आईसीए ने, हैं क्या करूँ मैं, बताओ, मेरी गलती है। छोड़ो अब क्या बोलूँ, है ना। चलिए आएंगे वापस। नेक्स्ट अगला टॉपिक बेटा आता है कि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। बोलते हैं डेट को यूज करने का खर्चा, केडी कॉस्ट ऑफ डेट, कम होता है इक्विटी को यूज करने के खर्चे से। ऐसा क्यों होता है? डेट को यूज करने का खर्चा कम है इक्विटी से। अच्छा सर कहाँ लिखवाया आपने ये? सर ये आपने कहाँ लिखवाया? यहाँ पे डेट को यूज करने का खर्चा कम है इक्विटी के कंपैरिजन में, है सर ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा जो डेट को यूज करने में इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। बोलते हैं इंटरेस्ट का पेमेंट करने से हमारी टैक्स में बचत होती है। क्या होती है? इंटरेस्ट का पेमेंट करने से, है ना, इंटरेस्ट का पेमेंट करने से, ठीक है ना। हाँ इंटरेस्ट का पेमेंट करने से क्या बताइए, हमारा टैक्स का पेमेंट में बचत होती है। आई, हाँ आई, बैंगन आइए प्लीज आइए, देखो क्या लिखा है। हाँ यस बेटा नीलेश बोलते सर देख, चलो ले लो बेटा, चलो ये डाउट ले लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। एक बच्चा और सर अगर पैड जो है समझो ये है 10 करोड़, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट 15 करोड़ का आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो बेटा फिर इनको सिर्फ 10 ही करोड़ देंगे, 5 करोड़ नहीं दे पाएंगे इस साल, फिर वो अगले साल देंगे अगर क्यूमुलेटिव रहेंगे तो, है ना। ओके चलिए आइए वापस आइए, इधर आओ। तो अब पॉइंट आता है कि कॉस्ट ऑफ डेट कम क्यों होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इसका एक मेजर रीज़न है कि जो हमें इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड देना पड़ता है, इक्विटी डिविडेंड, ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, और डेट में जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है ये टैक्स डिडक्टेबल होता है। आई है बैंगन सब मतलब, आइए देखते बताओ, ध्यान दीजिए। बोलते हैं देखो यहाँ पे ना मैंने 2 केस बनाए हैं ना, यहाँ पे अपने को लिखना है फिर, ठीक है, ध्यान दीजिए। बोलते हैं पहला केस है जिसमें हमने डेट नहीं लिया बिजनेस में, दूसरा केस है हमने डेट लिया हुआ है, ठीक है। पहले केस में डेट नहीं है तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी नहीं है, तो समझो 1000 रुपये का सेल है, 300 का वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 700 का। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो 200, तो क्या बचता है? पीबीआईटी 500। इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट 0, तो क्या बचता है? पीबीटी 500। एंड समझो टैक्स रेट है 30%, तो 150 का टैक्स माइनस करो तो क्या बचेगा? 350। क्या यहाँ तक डन है? क्या यहाँ तक डन है? अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से प्लीज, अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, यस गाइस प्लीज, हाँ प्लीज ध्यान दीजिए। अरे यार चलिए, हाँ तो बोल रहे हैं ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब ये इस केस में देखो मैंने डेट लिया हुआ है, ठीक है, और समझो ऐसा, समझो इंटरेस्ट है हमारा, इंटरेस्ट है हमारा 200 रुपये। पूरा का पूरा केस सेम, हाँ
सेल भी सेम, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम, फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम, पीबीआईटी भी सेम। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे डेट नहीं लिया था, यहाँ पे डेट लिया हुआ है, राइट। और डेट लेने से इंटरेस्ट का खर्चा आ रहा है कितना, 200 रुपये का। तो मुझे बताइए अब पीबीटी कितना बचेगा, पीबीटी बचेगा यहाँ पे 300 रुपये का, यस और नो। यहाँ पे पीबीटी बचेगा बेटा 300 का। और अब टैक्स किस पे लगेगा, 30%। टैक्स लगता है बेटा पीबीटी वाले अमाउंट पे। यहाँ पे पीबीटी कितना बच रहा है, 300। तो मुझे बताइए 300 पे, मुझे बताओ 300 पे 30%। बोलते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, मुझे प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, 300 पे 30% कितना होगा, क्या 90 होगा सिर्फ, क्या सिर्फ 90 होगा 300 पे 30%, यस और नो। हाँ सर सिर्फ 90 होगा। एंड मुझे बताइए पैटवा कितना आएगा, फिर पैटवा आएगा 210। बेटा मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, देखो जब हमारा इंटरेस्ट का खर्चा नहीं था ना, तब मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। जब इंटरेस्ट का खर्चा नहीं था ना, तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, पर इंटरेस्ट के खर्चे के आने के वजह से हमें टैक्स का पैसा कम देना पड़ रहा है। मतलब कितनी सेविंग हो गई, ये सारे फिगर इन लैक्स है, तो कितनी सेविंग होगी टैक्स में, ये इंटरेस्ट के खर्चे के वजह से हमारा टैक्स में 60 लाख रुपए का 60 बेटा 60 लाख बोल रहा हो रे, 60 लाख का क्या हो गया, टैक्स सेविंग। 60 लाख का क्या हो गया, टैक्स सेविंग हो गया, है ना। इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट या टैक्स शील्ड। मतलब कि इंटरेस्ट के वजह से टैक्स में शील्ड, मतलब टैक्स में बचत हो रही है। तो कितनी बड़ी बात, अच्छी बात है। मुझे बताओ इसमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है, क्या ये अच्छी सिचुएशन है कि ये, बताओ जल्दी से, क्या केस 1 अच्छा है कि केस 2, मुझे बताओ जल्दी। हाँ यहाँ पे केस 1 अच्छा है कि केस 2 अच्छा है, कम ऑन। यहाँ पे केस 1 अच्छा है कि केस 2 अच्छा है, मुझे बताओ जल्दी, केस 1 की केस 2। अरे लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा बोल रहा है सर आप कुछ भी, हाँ कुछ भी बोलोगे मतलब आप, नहीं सर आप क्लास ले रहे तो क्या कुछ भी। सर केस 1 ज़्यादा अच्छा हुआ ना सर, केस 1 में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है सर, वो भी तो देखो। तो ढोकलूडो है, छोले भटूरो, पाव भाजी, प्लीज़ ध्यान दीजिए। मुझे एक बात बताइए बेटा, आपके घर पे ना एक केक आया, आपके घर पे केक आया, ठीक है ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए। आपके घर पे केक आया, ठीक है, आपके घर पे, सुनना मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके घर पे केक आया एक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये, प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब हुआ है बेटा कि ये केक जब आपके घर पे आया ना, तो आपके घर में आपके अलावा आपके पूरे कजिन्स, सारे कजिन्स आपके घर पे थे। अब अगर घर में केक आएगा तो आप अकेले खा पाओगे क्या अगर कजिन्स है सब, तो आपको केक को बांटना पड़ा सब में। समझ में आ रहा है, आपको केक ज़्यादा लोगों में बांटना पड़ा। और जब ये केक को ज़्यादा लोगों में आपने बांटा तो हुआ क्या, जब ये केक को आपने ज़्यादा लोगों में बांटा तो हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि आपको बेटा चखने को बस थोड़ा सा, बेटा चखने को मतलब टेस्ट करने को बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, आपको चखने को बहुत ही थोड़ा सा, एकदम थोड़ा, इतना, एकदम इतना सा मिला के। तो बेटा तुम्हारे घर पे भले ही बड़ा केक आया था, तुम्हारे घर में भले ही बड़ा केक आया था, पर तुमको खाने को थोड़ा सा ही मिला। तुम समझो बात को, केक आया, केक है बहुत बड़ा, पर तुमको खाने को बहुत ही थोड़ा मिल रहा। लेकिन अब मुझे बताइए, बोलते एक बच्चा लिख रहा सर इतना सा था कि दांत में फंस गया, आप बताओ इतना सा केक मिला तुमको
लेकिन अब दूसरा केस देखिए आप, अब दूसरा केस देखो। दूसरे केस में क्या हुआ कि तुमको ना केक, तुम घर पे केक लेकर आए, छोटा केक आया, इससे केक छोटा है, पर इस बार तुम्हारे घर में सारे कजिन्स नहीं थे, सिर्फ घर वाले 4-5 लोग ही थे। तो अब हुआ क्या कि केक का साइज, टोटल साइज वैसे केक का छोटा है, लेकिन तुमको खाने में यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पीस मिल रहा है। तो मुझे बताइए, क्या तुम यहाँ पे खुश होंगे कि इस केस में ज़्यादा खुश होंगे? कॉमन सेंस लगा के बताओ। भले ही हमें केक, हमारा टोटल जो केक है वो भले ही छोटा है, लेकिन हमको जो खाने मिल रहा है इसमें वो पीस बड़ा है। आपको पॉइंट समझा मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, केक बड़ा है ना? यहां पे क्या हो रहा है बेटा, केक बड़ा है पर खाने को बहुत ही कम मिल रहा है। कॉमन सेंस लगाओ, कौन सा ज्यादा अच्छा है? हाँ, यही लॉजिक से बेटा, यहां पे भी यही लॉजिक से, यहां पे भी इससे ज्यादा अच्छा सिचुएशन ये है। एक्चुअली आपका जो अर्निंग पर शेयर होता है ना, वो यहां पे ज्यादा आता है इसके कंपैरिजन में। सर कुछ भी हम नहीं मानते सर हम नहीं मानते सर। डेट के आने की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता, हम नहीं मानते सर। नहीं सर, ऐसा नहीं, हम नहीं मानते। मतलब ओके ढोक लो, आइए। तो अब पेज नंबर 1.4 पे आएंगे, प्लीज जल्दी, कम ऑन प्लीज, जल्दी आएंगे, चलिए प्लीज जल्दी आएंगे। आगे क्या? बोलते सर कंपनी को तो लॉस हो रहा है। बेटा कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है, कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है। हमें शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मेन कौन है शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है पैसा, हमें वो देखना है, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने लिया है केस 1, केस 2, अरे हाँ, केस 1 और केस 2। हाँ, केस 1 में क्या है, टोटल कैपिटल है कंपनी का 10 लाख, और ये पूरा 10 लाख कहाँ से आया? इक्विटी से। क्या ऐसा हो सकता है कि टोटल 10 लाख रुपए की जरूरत थी कंपनी में और सिर्फ इक्विटी शेयर इशू किया 10 लाख रुपए? 100 रुपये का एक शेयर, मतलब कि टोटल कितने शेयर हो जाएंगे? 10,000 शेयर्स। हमने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 रुपये का एक शेयर था, इससे 10 लाख रुपए हमें मिल गए, और हमने डेट इशू किया ही नहीं। और केस 2 में देखो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से टोटल कैपिटल 10 लाख ही है, लेकिन अब इसमें 7 लाख है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 3 लाख है डेट। ये डेट कितना है? 10% का है, मतलब कि इस पे इंटरेस्ट रेट 10% देना है। समझ में आया? तो दोनों के केस में टोटल कैपिटल हमारा, टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस सेम है, 10 लाख, लेकिन इसमें डेट नहीं है, इसमें डेट है। करेक्ट? अब ध्यान दीजिए, अब क्या हो रहा है, हम पहले ये वाला केस देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे EBIT है 3 लाख, इंटरेस्ट है 0, EBT है 3 लाख, अब टकसवा है समझो 40%। तो 3 लाख इंटू 40% कितना होता है? 1,20,000। तो ईटवा या पैटवा कितना आएगा मेरा? 1,80,000। इसमें से माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड। अरे ढोकले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा क्या? नहीं, इसलिए इसको 0 लिखा है। तो फिर क्या आएगा? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और अब EPS निकालो। चलो क्या निकालो बताओ? EPS, अर्निंग्स पर शेयर। बोलते हैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 1,80,000। हमने टोटल कितने इक्विटी शेयर इशू किए हैं? हमने टोटल इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 लाख का कैपिटल डिवाइड बाय 100, 10,000 शेयर्स। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो अर्निंग पर शेयर कितना आया? 18 रुपये पर शेयर। क्या तुमको इतना समझ में आया जो मैंने बताया? कमॉन, क्या तुमको इतना समझ में आया? बताइए फास्ट। जितना मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आया आपको? आगे बढ़ूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ गाइस? कमॉन, क्या मैं आगे बढ़ूँ? यहाँ तक समझ में आ रही बात है? ओके, आगे नेक्स्ट। डन है ना यहाँ तक? वेरी गुड। अब इधर आइए, अब हम बात करते हैं इस केस की। चलिए लिखना है मेरे साथ, कमॉन। बोलते हैं 3 लाख रुपए क्या है? EBIT। इंटरेस्ट कितना होगा? बोले 3 लाख रुपए का लोन लिया है, 10% है इंटरेस्ट रेट,
तो 30,000 रुपये का हो जाएगा ये। क्या इंटरेस्ट 30,000 का होगा कि नहीं बताइए फास्ट। क्या इंटरेस्ट 30,000 का होगा? यस। तो मेरा ईबीटी कितना बचेगा? मेरा ईबीटी बचेगा बेटा 2,70,000। सही है बात। फिर टकसवा किस पे लगता है? ये ईबीटी या पीबीटी, मैं ईबीटी बोलूँ पीबीटी बोलूँ एक ही बात है ना। तो ये टकसवा किस पे लगता है? 40% इस पे लगेगा। बताओ कितना आएगा? बताओ टैक्स कितना आएगा यहाँ पे? टैक्स आएगा बेटा 1,08,000 रुपये। करेक्ट करेक्ट ओके। तो मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना बचेगा बेटा बोलो? ये बचेगा 1,62,000। प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि प्रेफरेंस इशू ही नहीं किए। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा 1,62,000। एंड क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे भी 10,000 है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बेटा इक्विटी शेयर कितना है? 7 लाख रुपए का शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा? 7,000 शेयर। तो अब मुझे बताओ 1,62,000 डिवाइडेड बाय 7,000 कितना होता है? फास्ट चलिए जल्दी मुझे बताएंगे। 1,62,000 डिवाइड बाय 7,000 जल्दी फास्ट। चलिए क्या है आंसर बताइए। तो आंसर आ रहा है 23.14 पर शेयर। करेक्ट है बात। अब एक बच्चा बोल रहा था सर लेकिन, हाँ लेकिन एक बच्चा बोल रहा था सर लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। अरे अरे सर कंपनी को तो कम पैसा मिला। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, आप एक व्यक्ति हो ऐसा अज्यूम करते हैं, मतलब सच में हो। मुझे बताओ आपके सामने ऑप्शन है कि एक कंपनी है जिसका अगर तुमने शेयर खरीदा तो तुमको पर शेयर 18 रुपये की कमाई होगी, और दूसरी कंपनी है जिसका शेयर खरीदा तो तुमको पर शेयर 23.14 की कमाई होगी। तो तुम कौन से कंपनी का शेयर लोगे? हैं कौन से कंपनी का तुम मालिक बनना चाहोगे? इस कंपनी का, क्योंकि भैया पैसा ज़्यादा कमा के भी देंगे। ऐसा है। तो हमको यहाँ पे टोटलिटी में नहीं देखना है, हमको देखना है इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है? तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को देखना है, तो उसको कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है ये। लेकिन होता क्या है बेटा, अब सवाल उठेगा सर 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 जैसे पिछले एग्जाम्पल में, सर एक बात बताओ ना प्लीज़ सर प्लीज़, ये सब फालतू बातें कर रहे थे चैट बॉक्स में, आप मेरी बात सुनो सर। सर मुझे एक बात बताओ, मुझे ना एक चीज़ ये नहीं समझी सर प्लीज़। सर ये 200 लाख आपने माइनस किया ना सर, यहाँ पे 60 लाख का टैक्स सेव कैसे हो गया सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसे कैसे बच गया, मतलब इसमें कम कैसे देना पड़ रहा है? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट का पेमेंट हम टैक्स कैलकुलेट करने के पहले करना पड़ता है। मतलब कि मैंने जब इसको माइनस किया तो पहले क्या था, पहले जब इंटरेस्ट नहीं था तो इस अमाउंट पे टैक्स निकला, पर इस केस में इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अमाउंट बचा 300, और इसमें से मैंने जब इस पे 30% लगाया तो 90 रुपये का क्या आ गया मेरा टैक्स। तो मेरा जो टैक्स का अमाउंट है वो अब इस अमाउंट पे निकला ना,
इन शॉर्ट या दूसरे भाषा में बोलूँ तो ये 200 रुपये पे ये 30% टैक्स मेरा सेव हो गया। मतलब कि हमारा कितना टैक्स सेव होगा इंटरेस्ट के वजह से वो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे? जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारे टैक्स रेट से। अच्छा सर, मतलब कि 200 इंटू 30% किया तो 60, अरे हाँ सर 60 लाख आ रहा है, बस यही तो बात है। मुझे बताओ केस 2 में ड्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर द कंपनी इज एबल टू सेव अ टैक्स ऑफ हाउ मच? इट इज एबल टू सेव अ टैक्स ऑफ 60 लैक्स। बोलते हैं सर क्या हम ये और एक तरीके से निकाल सकते थे क्या? हाँ, आपको क्या करना था, इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट या टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स में बचत होती है। कैसे आता है ये आता है बेटा, इंटरेस्ट का अमाउंट ले लो, इंटरेस्ट का अमाउंट ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से। मतलब कि 200 लाख रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट इंटू 30%, तो हमारा 60 लाख आ जाएगा। क्या बताइए? अब मुझे बताओ, ये है टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं होता तो मुझे टैक्स 150 लाख देना पड़ता कि नहीं? पर इस इंटरेस्ट के अमाउंट के वजह से 90 लाख ही देना पड़ा। मतलब इसके वजह से सेविंग कितनी हुई? 60 लाख की हुआ। वो एक्चुअल में सिर्फ 1,40,000 ही हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हम ये नहीं, ये यूज करते हैं। बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट हमारा क्यों कम आता है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट में इंटरेस्ट जब पे करते हैं ना, उसके वजह से टैक्स सेविंग होती है, जिससे तुम्हारा नेट इंटरेस्ट का खर्चा कम हो जाता है। भैया मेरे जेब से गए 200 लाख ही, पर 60 लाख जो जाने वाले थे वो नहीं गए। मैंने 200 लाख रुपए ही दिया है इंटरेस्ट, लेकिन मेरा एक्चुअल में देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट का खर्चा 140 लाख ही है। ठीक है ना? तो चलिए वापस आएंगे। डन है बात यहां तक? मुझे बताओ यहां पे आप बता पाओगे मेरा नेट इंटरेस्ट का खर्चा कितना है ये वाले एग्जाम्पल में? हाँ, ये वाले एग्जाम्पल में बताओ। वैसे तो मैंने 30,000 रुपए दिए इंटरेस्ट के, एक्चुअल में जेब से 30,000 रुपए गए, लेकिन इस अमाउंट के वजह से मुझे 40% का टैक्स कम देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि 30,000 इंटू 40%, मतलब कि 12,000 रुपए का क्या होगा? टैक्स सेविंग हो जाएगा। मतलब कि 30,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट किया, जिससे 12,000 का टैक्स सेव हो गया। मतलब नेट में तो 18,000 ही खर्चा हुआ ना मेरा इंटरेस्ट का। ऐसा ये समझ में आ रहा है? और इससे क्या होता है, बोलते देखो तुम जितना ज्यादा, बोलते हैं प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान देंगे, बोलते हैं देखो सर ये तो जादू है, जादू सर, दिस इज मैजिक। सर जितना ज्यादा तुम लोन लोगे ना, उतना ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट। सर जितना ज्यादा लोन लोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट उतना ज्यादा टैक्स सेविंग। अरे मुझे बताओ, अगर ये 30,000 के बदले 1 लाख होता इंटरेस्ट तो क्या होता? तो 1 लाख का 40%, मेरा 40,000 का टैक्स बचता। अगर ये अमाउंट होता 2 लाख तो 2 लाख का 40%, मेरा 80,000 का टैक्स सेव हो जाता। अच्छा, जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा इंटरेस्ट, उतना ज्यादा टैक्स सेविंग। और याद रखो, जितना ज्यादा टैक्स सेविंग उतना ज्यादा ईपीएस, उतना ज्यादा अर्निंग पर शेयर। अगर इस केस में बेटा ये होता 6 लाख और ये होता 4 लाख, ये आप घर पे आज ट्राई करेंगे। आपके घर के लिए आज होमवर्क है ना? होमवर्क क्या है बताओ? आपके घर के लिए होमवर्क क्या है बताओ? तो होमवर्क ये है कि समझो हम ले रहे हैं केस 3, है ना? आप ये स्टिकी नोट पे चिपका सकते हो, उसको स्टिकी नोट पे करना बाद में, ठीक है? देखो स्टिकी नोट ना आपके पास अलग अलग साइजेस की होनी चाहिए। एक बड़ा स्टिकी नोट होना चाहिए, छोटा स्टिकी नोट होना चाहिए, ठीक है? तो एक बड़े स्टिकी नोट में इसको बनाना है, ठीक है? फिर उसको हैंड रिटन नोट्स में चिपका देना। केस 3 आपको लिखना है, ठीक है? इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है समझो 4 लाख रुपए, और 100 रुपए का ही एक शेयर है, और लॉन्ग टर्म डेट है 10%, सेम इंटरेस्ट रेट वही है 10%। लॉन्ग टर्म डेट है 6 लाख का। तो फिर से टोटल कैपिटल कितना हो गया मेरा? फिर से मेरा टोटल कैपिटल जो है वो है 10 लाख रुपए ही,
इस टोटल कैपिटल को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, या टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, राइट, है ना। और मेरा पीबीआईटी कितना है, मेरा पीबीआईटी है समझो 3 लाख रुपए, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको इस केस में ईपीएस निकालना है। बेटा अभी मत निकालना प्लीज़, टाइम पास मत करो, हमको आगे बढ़ना है फिर, ठीक है ना। इसका ईपीएस निकालना, तो अब आप चेक करेंगे, देखो पहले जब हमारा कुछ भी लोन नहीं था तो हमारा ईपीएस कितना आया 18, जब मेरा लोन 3 लाख हो गया तो इंटरेस्ट आया इतना, सॉरी ईपीएस आया इतना। अब जब तुम्हारा लोन और बढ़ा ना, तुम्हारा ईपीएस और ज़्यादा आने वाला है, ऐसा होता है, समझा। मतलब क्या है सर, ये तो कितनी बढ़िया बात है। मतलब मुझे अगर मेरे कंपनी, सुनना हाँ सर, ये तो विंडो ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे अगर लोगों से ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे बैंक को ऐसा दिखाना है कि देखो मैं कितना कमाता हूँ, मुझे बैंक को सर ये दिखाना है, सर तो कितनी बढ़िया बात है। एक काम करो सर, ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले लो, तो लोगों को दिखाने के लिए तो रहेगा ना कि देखो मेरा ईपीएस देखो कितना ज़्यादा है। लेकिन ढोकले ऐसा करना नहीं, बोलते डेट ज़्यादा लेने से इंटरेस्ट का खर्चा तुम्हारा बढ़ेगा, तुम्हारा टैक्स सेविंग बढ़ेगा, तुम्हारा ईपीएस भी बढ़ेगा, लेकिन बेटा फाइनेंशियल रिस्क भी तो बढ़ जाएगा। बोलते हैं ज़्यादा डेट लेने से फाइनेंशियल रिस्क भी तो तुम्हारा बढ़ जाएगा। बोलते हैं हम ऐसा अंधाधुंध बस डेट को बढ़ाते नहीं जा सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। यस ये बात बिल्कुल सही है कि डेट को बढ़ाने से ईपीएस पे इसका पॉजिटिव असर पड़ता है, ईपीएस हमारा बढ़ता है। और एक बात याद रखना, आपके कंपनी का बेटा ईपीएस अगर बढ़ेगा ना, तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी दनादन बढ़ता है। सर मतलब एक रेशियो होता है बेटा, सुनना, एक रेशियो होता है पीई रेशियो। क्या बोला, एक रेशियो होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, एक रेशियो होता है टैक्स रेट, इधर जो था वही लेना है ना बेटा, कितना है इधर टैक्स रेट, 40% है। ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान दीजिए। बोलते हैं बेटा एक रेशियो होता है, रेशियो जिसका नाम क्या है, पीई रेशियो। क्या बोला, पीई रेशियो। व्हाट इज पीई रेशियो? पीई रेशियो होता है बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो। कितना सिंपल रेशियो मुझे बताओ, इससे आसान कुछ नहीं। प्राइस अर्निंग, बेटा नाम में ही रेशियो छुपा है, आप समझे क्या। बोलते हैं बेटा नाम में ही छुपा है रेशियो का नाम, है ना। बिल्कुल, आप इसके नीचे लिखो, ये यहाँ पे जगह है ना आपके पास, पेज नंबर 1.5 में यहाँ पे जगह लिख दो वहाँ पे। बेटा नाम में ही छुपा है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ही यही है, प्राइस अपॉन अर्निंग, यही फॉर्मूला होता है। अब बोलते हैं प्राइस, किसकी प्राइस? बोलते हैं आपके कंपनी के इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस। अच्छा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते हैं प्राइस के बदले क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। और डिनोमिनेटर में क्या बोला, अर्निंग, मतलब ऊपर तुमने पर शेयर प्राइस लिया ना, तो नीचे भी अर्निंग पर शेयर ले लो। अच्छा, ईपीएस प्राइस अर्निंग रेशियो होता है बेटा एमपीएस अपॉन ईपीएस। प्राइस अर्निंग रेशियो होता है बेटा एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इस प्लीज़ ध्यान है आप सबका यार। और मैंने ना चीज़ देखी है कि इंटर में आके ना बच्चे बहुत खतरनाक हो जाता है, लाइक ही नहीं ठोकते हैं वीडियो को, हैं इतने टाइम से क्लास देख रहे हो, तुमको मजा आ रहा, लाइक तो ठोको, ढोक लो, हैं छोले भटूरो। ऐसा क्यों कर दो, समझ में नहीं आता तुम्हारा यार, हैं अलग ही, मतलब इनका अलग ही रहता है सी एंटर वालों का, हैं। चलिए ठीक है, ये प्लीज़ इधर आइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, है ना। अब ध्यान दीजिए, बोलते हैं बेटा बताऊंगा, सब रिपीट होगा, टेंशन मत लो, आइए वापस आइए, है ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए। बोलते प्लीज़ ध्यान दीजिए। बोलते सर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनिए, जैसे अगर मेरे कंपनी का
मेरे कंपनी का ईपीएस पहले कितना था, 18 रुपये, ठीक है ना। ईपीएस था 18 रुपये पर शेयर। और समझो हमारा पीई रेशो है, सपोज हमारा पीई रेशो है 10 टाइम्स। ये पी रेशो क्या बताता है? पीई रेशो बताता है कि तुम्हारे अर्निंग्स के मुकाबले तुम्हारी शेयर प्राइस कितने गुना है। मतलब अगर तुम्हारी अर्निंग पर शेयर 18 रुपये है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो पी रेशो से 10 टाइम्स, तो तुमको क्या मिल जाएगा? तुमको मिल जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर 180 रुपये। मतलब कि बेटा अब अगर मैं क्या चाहता था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैं एमपीएस को, मेरे कंपनी के मार्केट वैल्यू को बढ़ाना चाह रहा हूँ, मार्केट प्राइस को बढ़ाना चाह रहा हूँ। एक काम करो ना, बिजनेस में डेट ले लो। डेट लेने से क्या होगा? इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ेगा, टैक्स सेविंग बढ़ेगा, तुम्हारा ईपीएस बढ़ जाएगा। और ईपीएस अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा 23.14 अगर हो जाएगा ईपीएस। पीई रेशो 10 गुना है तो क्या होगा? तुम्हारा शेयर प्राइस 234 रुपये है, सॉरी 231.40 रुपये हो जाएगा। ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना, आप सोचो कि कितनी टेम्पटिंग चीज़ है ये। मतलब तुम ऐसा समझो कि आइसक्रीम खाने से मज़ा बहुत आता है, लेकिन इससे वेट बढ़ता है, हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। वैसा ही डेट लेने से मज़े बहुत आते हैं। आप समझो बेटा, डेट लेने से मज़े बहुत आते हैं। क्या मज़े आते हैं? कि ईपीएस बढ़ जाएगा, हमारे कंपनी की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, मज़ा बड़ा आता है डेट लेने से, लेकिन हेल्थ पे असर पड़ता है। मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा ना बेटा, तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा ना। हेलो, तुमको समझ में आ रहा है बाद में क्या हो रहा है? तुम्हारा जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? भैया तुमको इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना ही है। अब अगर तुम्हारी कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं कमा पाई तो ये प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं बट साइमल्टेनियसली, इसके साथ साथ तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। दस वी कैनॉट जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग डेट। अंधाधुंध डेट बढ़ाते ऐसी हरकतें नहीं करनी भैया। बोलते हैं हेंस अ फाइनेंस मैनेजर वाइल सिलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, हम जब कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं ना कि हमें कितना पैसा इक्विटी से लाना है, कितना डेट से लाना है, एक काम करो ना, अरे यार डेट से लेके आओ ना, पैसा ज़्यादा क्या है कुछ भी, अरे डेट कितना सस्ता है, डेट को यूज़ करने का खर्चा कम होता है, तुम डेट से ले लो ना पैसा। पर ढोकले बहुत ज़्यादा डेट ले लिया, तेरा कॉस्ट कम आएगा पर रिस्क ज़्यादा आएगा। अरे हाँ, बोले जब तुम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करोगे ना, तो अगर तुमने बहुत ज़्यादा डेट ले लिया, कॉस्ट तुम्हारा कम आएगा। तुम्हारा कॉस्ट जो है ना वो तो तुम्हारा कम आएगा कॉस्ट, लेकिन इसको कम करने के चक्कर में ये तुम्हारा बढ़ जाएगा। बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन करना कि रिस्क तुम उतना ही उठाना जितना टॉलरेबल लिमिट हो। टॉलरेबल लिमिट को सिंपल भाषा में बोलेंगे तुम्हारी जितनी क्षमता हो, इससे भी ज़्यादा सिंपल भाषा में बोलेंगे तुम्हारी जितनी औकात हो रीपेमेंट करने की। भैया जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाए, चद्दर के बाहर पैर फैलाएंगे, ज़्यादा का लोन ले लेंगे तो रीपे कर नहीं पाएंगे, फिर विजय माल्या के जैसे देश छोड़ के जाना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मुझे बताइए जल्दी फास्ट। हाँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए फास्ट गाइस। यस मुझे बताइए। हाँ, तो फिर क्या बताइए, इसलिए हमें जो है प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसलिए हमें जो बेटा ये ध्यान देना है कि जब मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डेट उठाऊंगा, ये कम पर फिर ये ज़्यादा। अच्छा एक सर फिर एक काम करो ना, इक्विटी ले लो ज़्यादा। अरे इक्विटी, सर एक काम करो डेट छोड़ो सर, इक्विटी ज़्यादा ले लो। पर बेटा ज़्यादा अगर इक्विटी शेयर इशू किया ना, अगर ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू किया ना तो सबको केक खाने को कम मिलता।
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या बोलता, पहले तो यार मेरे को बहुत बड़ा पीस मिल रहा था केक का, मुझे अर्निंग्स का पहले बड़ा पीस मिल रहा था, तुमने ज्यादा शेयर होल्डर को घुसा के अब मेरे को तो बहुत ही छोटा 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 मिल रहा है पीस केक का। हट हट, ऐसा नहीं चलेगा है। मतलब ज्यादा इक्विटी इशू किया तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा डेट इशू किया तो भी प्रॉब्लम। बोले ज्यादा इक्विटी इशू करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल। बोलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल जो है डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब कम हो जाएगा। तो भैया तुम जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे ना तो इस तरह से करना कि रिस्क टॉलरेबल लिमिट तक हो, जितना तुम्हारी क्षमता है उतना ही लेने का लोन, जितना तुम रीपे कर सकते हो। कंट्रोल ट्राई करो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। एंड ट्राई करो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम। बेटा ये तो ऐसी ही बात होगी, हाँ ये तो ऐसी बात होगी। बताओ क्या बताइए कि शादी के लिए शादी के लिए पार्टनर चाहिए, बड़े सुंदर भी चाहिए, हाँ घर का भी सारा काम आना चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, हाँ फिर पैसा कमाने वाली भी चाहिए, सब तुमको होना। ऐसा थोड़ी होता है। कहीं ना कहीं तो तुमको क्या बताइए, बोले बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तुम बात समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं। हाँ तो बोलते हैं कि यही चीज है बेटा, फाइनेंस मैनेजर को इसमें बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। आप समझ रहे बात मैं कह रहा हूं, थोड़ा कहीं ना कहीं तो हल्का हल्का क्या बताओ, हाँ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा मैं मजाक कर रहा था बेटा, कोई यार ऐसे दिल पे मत ले, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे हंसी मजाक करते रहेंगे तो क्या, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस है बेटा, आप बात को समझो। मतलब कुछ बच्चे ना हर छोटी बात, मतलब आज का ज़माना ही ऐसा है, अपन कुछ भी बोले कुछ भी लिखे हर छोटी बात पे, और यार देखो इसने तो ऐसा कर दिया, अरे इसने तो ऐसा, अरे यार मतलब थोड़ा यार क्या बोलूँ मैं अभी हैं। चलिए आएंगे वापस। इतना दिल में नहीं लेने का ऐसा, मतलब यार मजाक, चलो मजाक में लेंगे है ना, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा ना ऐसे, है ना। चलिए ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बस कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना कितना डिफिकल्ट काम है। आप सोचो ये, अगर हमने ये सोच लिया कि मुझे मेरे बिजनेस में 10 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़ रुपए मुझे चाहिए मेरे बिजनेस में, तो अब कितना पैसा इक्विटी से लेके आऊँ, कितना प्रेफरेंस से, कितना डेट से, ये कैसे मैं इसमें इन तीनों में से कैसे मैं बराबर से चिवड़ा बनाऊं, कैसे मैं बराबर से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाऊं, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है ना। बोलते हैं प्रैक्टिकली अचीविंग ऑल थ्री टुगेदर, कि रिस्क भी ज़्यादा ना हो, कंट्रोल भी डाइल्यूट ना हो, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिनिमम हो, ये सब चीज़ें एक साथ अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। बोलते हैं achieving all three together is difficult and thus a finance manager shall try to achieve a trade off। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, बैलेंस, कि हमें फाइनेंस मैनेजर को एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि रिस्क हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, हमारा कंट्रोल एक थोड़ा बहुत कम हुआ तो ठीक है पर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बताइए, हमारा मिनिमम होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत बढ़ा तो ठीक है पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ऐसा। तो इसमें बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना। तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे, चैप्टर 5 में डिटेल में आएगा बाद में। क्या आपको एक बेस समझ में आ रहा है कि इस हमारे पूरे सब्जेक्ट का, एफएम सब्जेक्ट में क्या करने वाले, यही सब चीज़ें करनी है एफएम में। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको बेटा पीई रेशो जो है ना, पी रेशो, इसके बारे में डिटेल आने वाली है चैप्टर 3 में, ठीक है ना। लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ बेटा, पीई रेशो जो है ना, ये जो है पीई रेशो जो है ना, ये आपको पे बैक पीरियड भी बताता है। क्या बताता है, ये जो है ना, ये आपको पे बैक पीरियड भी बताता है। आई बोलते हैं पीई रेशो आपको ऑल्सो डिपिक्ट्स पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब सर बोलते हैं आपने जो पे किया वो कितने समय में बैक आता है। आपने, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं आपने जो बेटा पे किया वो कितने समय में बैक आता है, इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा पे बैक पीरियड। बेटा ज़्यादा लिखना नहीं है, इधर लिख दो, एक लाइन छोटा सा लिख दो कहीं पे, इधर लिख दो, क्या प्रॉब्लम उसमें? क्यों रोते रहते हैं हर चीज़ में, क्यों रोते रहते हैं आप बच्चों जैसा? हाँ, तो पे बैक पीरियड क्या बोला मैंने, बताओ? बोलते हैं तुमने जो पे किया ना शेयर खरीदने के लिए, वो कितने समय में बैक तुम्हें वापस मिलेगा। मतलब एक बात बताओ, तुमने अगर शेयर खरीदा 180 रुपये में, समझो मार्केट से तुमने शेयर 180 का खरीदा, अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि हर साल 18 रुपये ही तुमको ईपीएस मिलेगा, तो ये 180 रुपये कितने साल में रिकवर होंगे तुम्हारे? 10 साल में। ये जो पीई रेशो है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा पेबैक पीरियड भी बताता है कि इन अ वे आप इसके बारे में ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर मैं आज शेयर खरीद रहा हूं 231 रुपए का, और हर साल अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि 23 रुपए का मुझे ईपीएस मिलेगा, तो ये पैसा कितने साल में रिकवर हो रहा है? 10 साल लगेंगे पैसा रिकवर करने के लिए। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आज आप घर पे जाके चेक करना कि हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, ऑब्वियसली, है ना। हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्रॉक्सीमेटली 5000 कंपनीज लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अप्रॉक्स 2000 कंपनीज लिस्टेड है। बहुत सी बेटा कंपनीज का पीई रेशो 150 गुना भी होता है 60 गुना होता है, 70 गुना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुमने अगर वो शेयर खरीदा तो वो पैसा टेक्निकली कितने टाइम बाद तुमको आएगा वापस? 60 साल बाद, 70 साल बाद, 150 साल बाद, ऐसा भी होता है। इसको बोलते हैं कि तुम्हारा शेयर एक्चुअली बहुत महंगा चल रहा है अभी मार्केट में, है ना। फिर इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अपन अब उसमें जाएंगे नहीं। फिर इसमें इंडस्ट्री पी रेशो होता है ना। जैसे समझो कोई बैंक है, एक बैंक का पी रेशो है 25 टाइम्स, ठीक है, पर जनरली बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना पी रेशो होता है? एग्जाम्पल समझो, बैंकिंग इंडस्ट्री में समझो कि पी रेशो होता है 40 टाइम्स, लेकिन हम जो बैंक का शेयर खरीद रहे हैं ना, उसका सिर्फ 25 गुना ही है। तो भैया तुरंत में ले लो। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री की जो बाकी कंपनी है ना, उसका 40 गुना है पी रेशो, तुमको तो 25 गुने वाली कंपनी मिल रही है, ले लो चुपचाप। मतलब इसका भी पोटेंशियल है कि इसका पी रेशो 40 टाइम्स होने वाला है, और जब ये 40 टाइम्स होगा तो इसका शेयर प्राइस बहुत बढ़ेगा। जान दो, चलो वापस आइए, छोड़िए, इधर आओ। तो पी रेशो क्या है, पे बैक पीरियड भी बता दे, बस अभी फिलहाल इतना याद रखें, ठीक है ना। चलिए हम बड़े आगे, मुझे बताइए कौन। सर माइनस होता है क्या? बेटा माइनस कैसे होगा ये? हाँ मतलब अगर ईपीएस आपका माइनस होगा तो, ईपीएस माइनस होगा तो, ठीक है ना। पर एमपीएस कभी माइनस नहीं होगा, तो ये तो माइनस नहीं हो सकता कभी, है ना। ईपीएस माइनस हो सकता है तो फिर होगा, पर ऐसा जनरली बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए डन है बात। हाँ देखो, एक बच्चे बोल रहा है सर 519 है हाईएस्ट इंडिया में। अरे 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 अरे, ठीक है चलो वापस आइए, डन है। बस हमें ये बात होगी हमारी पूरे बेस, मैंने आपका पूरा बेस डेवलप कर लिया है इस सब्जेक्ट का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आइए आगे बढ़ेंगे, हम लेंगे बेटा, हम लेंगे अभी 2 मिनट का ब्रेक। वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत मज़ा आने वाला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, एंड आपको जो है ना एक नया नज़रिया मिलेगा आपको। जो आपने फॉर्मूला पढ़े हैं पहले, वही फॉर्मूला को सोचने का एक नया नज़रिया आपको मिलने वाला है। तो पेशेंस रखें, ये जो सेशंस मैं अभी लूँगा इनिशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगे के क्या बताइए, आगे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए। मैं जो हूँ ना, मतलब मैं इतने टाइम से भी पढ़ा रहा हूँ ये सब्जेक्ट। बहुत बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के कुछ समय पहले, मतलब कुछ दिन पहले, बच्चे आके ये बेसिक सवाल पूछते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। उनको समझ में नहीं आता सर कब हमें डिवाइड करना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है, और क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, पावर में क्या लेना है, ये सब पता ही नहीं होता है। तो हमें वो चीज़ को क्या करना है बताओ, हमें वो चीज़ को यहाँ पे जो है क्या बताइए, हमें वो चीज़ को यहाँ पे टैकल करना है। बेटा मैं आपको पहले ही बता दूँ, है ना, मैं आपको पहले ही बता दूँ, हाँ हमारा टाइम जो है ना वो 2:30 से, आपको 2:30 से 7 इसको लेके ही चलना है, ठीक है ना। मैं आपको बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक भी देता हूँ एफएम और एसएम में। तो ये 2:30 से 7 आप पकड़ के चले बेटा। 2:30 से 4:30 जो है हमारा, 4:30 ये मैक्स 4:40 तक हमारा चलेगा।
हमारा एफएम का क्लास, ये पहले ही आप ये इसको पकड़ के चले। एंड बाद में हमारा 5 बजे से हमारा 7 तक मैक्स एसएम का चलेगा, है ना। इसमें हमको पहले से ही कोई इसमें टाइम पास नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर 6:30 को होना चाहिए, तो बीच में ब्रेक फिर अपन हटा देते हैं। अगर आप बोलते तो हम बीच में हटा देते हैं ब्रेक को। डन है बात? मुझे बताइए कैसे 4.5 घंटे हो बेटा? बीच में आधे घंटे का ब्रेक है ना, आपको ढोकले छोले भटूरे, है ना। चलिए, हाँ चलिए ठीक है ना बात। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हमारा टाइम 6:30 है, 10-15 मिनट आगे हो सकता है, तो अपन 6:45 तक मैक्स इसको लेंगे। मैं 7 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर बच्चे अभी 6:50 का भी हुआ तो उसमें भी रोना चालू करते हैं, हर चीज़ में रोना चालू करते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए आइए बेटा, नहीं आप हमें नहीं बताएंगे कि ब्रेक हटाओ नहीं हटाओ, है ना, ये तो इसको बोलने का तरीका बोलते हैं। ये आप हमें नहीं बताएंगे कि ब्रेक हटाओ नहीं हटाओ, ठीक है। हाँ, और अगर अपन ऐसा चलेंगे ना, इसका बात समझो, इससे होगा क्या, इससे होगा ये करने से ये चीज़ होगी कि हमारा कोर्स जो है ना, हमने जो 31 अगस्त आपको बोला है, ये वेल विद इन टाइम, इसके पहले ही ख़त्म हो जाएगा। एसएम का कोर्स भी अपना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारा फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि 10 अगस्त तक मैक्स आपका एसएम ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आपको 10 से 31 अगस्त तक जो शाम का एक्स्ट्रा 2 घंटा वो नहीं देना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपका आगे बहुत टाइम बचने वाला है रिवीजन करने के लिए। तो अभी तो अपने पास, अभी अपन ने स्टार्ट किया है क्लास, है ना, तो अभी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ चलिए, तो अभी मैं मिलता हूँ आपको 1-2 मिनट में ही, अपन स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए डन। एक बच्चा बोला सर सितंबर में एग्ज़ाम है। बेटा हमने पहले ही बोला है कि जो हमारे रेगुलर बैचेस हैं ये हमारे जनवरी बैचेस के लिए है, जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए हम ये ले रहे हैं बैच। और जो हमारा जो सितंबर में अगर कोई दे रहा है उसके लिए हम अलग से फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं, है ना। तो हमने पहले ही बोला था कि ये बैच हमारे सितंबर के लिए है ही नहीं, दिस इज़ फॉर जनवरी 2025, और सितंबर के लिए अलग से मैं सुबह लेता हूँ फास्ट ट्रैक बैच, है ना। चलिए, चलिए करें स्टार्ट, मुझे बताइए। यस, कम ऑन।
चलिए ओके, आइए आएंगे वापस। सो बोलते हैं सर, एक बच्चा बोल रहा है सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है सर ये कौन से चैप्टर में आता है, ये कौन से चैप्टर में आता है। बोलते हैं ये जो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा सुनिए। ये आपको हेल्प करेगा एफएम के चैप्टर नंबर 4 में, ये आपको हेल्प करेगा एफएम के चैप्टर नंबर 7 में, ये आपको हेल्प करेगा एफएम के चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ये आपको हेल्प करेगा एफएम के चैप्टर 5 में भी। तो ये सारे चैप्टर्स में इसकी हेल्प होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, ठीक है ना। तो आइए चलो आएंगे वापस। और होता क्या है कि हम जो है हम जो है ना, हमने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब वो मुझे नहीं पता कि आपने किस तरीके से पढ़ा है, किस नज़रिए से पढ़ा है। तो उसमें फाइनेंस का जो मसाला है वो हमें डालना है इसमें, और फाइनेंस के नज़रिए से आपको इसको समझाना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसके कैसे सॉल्व होता है वो बताना पड़ेगा। जब वो आपको समझेगा फिर हम आगे तैयार होंगे आगे की चीज़ें करने के लिए, ठीक है ना। चले आएंगे वापस अभी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है, हम बेसिक की बातें मतलब थोड़ा जल्दी करेंगे और फिर हमको क्योंकि आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आज मुझे लगता है आज इसका सब बेसिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम कल से इसके फॉर्मूलाज पर और जाएंगे, ठीक है ना। अब बेसिक आप सबको पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, कि वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे इज ग्रेटर देन, है ना, वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ₹1 सेम ₹1 इन फ्यूचर, है ना। आज का ₹1 की वैल्यू फ्यूचर के ₹1 के वैल्यू से ज़्यादा होती है। क्या आपको पता है चीज़, क्या आपको ये चीज़ पता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 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 आपके पापा, आपके मम्मी या आपके दादा जैसे बोलते होंगे कि हमारे ज़माने में बेटा ₹5 का एक प्लेट समोसा आता था, और आज जो है बेटा ₹5 में सिर्फ चटनी आती है, एक्स्ट्रा चटनी, वो भी बहुत बार नहीं मिलती। मतलब क्या है, इतने सालों पुराना, इतने सालों पहले का जो ₹5 है उसमें 2 समोसे आ जाते थे, अब वही ₹5 में हमें सिर्फ चटनी मिल रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे इज ग्रेटर दैन वैल्यू ऑफ ₹1 इन फ्यूचर। बोलते हैं मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताओ, समझो आप ना एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपको कंपनी बोलती है कि हम आपको बोनस देने वाले हैं, कितना, ₹10 लाख का। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप ये ₹10 लाख जो है ना, या तो आज ले सकते हैं या तो आप ये चीज़ को 1 साल बाद ले सकते हैं। चलिए मुझे बताइए, वो बोलते हैं कि ये ₹10 लाख या तो आप आज ले सकते हैं या आप ये 1 साल बाद ले सकते हैं। तो मुझे बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। क्या आप ये जो बोनस है, मुझे बताओ, कम ऑन फास्ट, मुझे बताइए कि क्या ये जो बोनस है आप ये आज लेना चाहेंगे कि 1 साल बाद। अरे अरे 1 साल बाद लो ना, हाँ, अरे 1 साल बाद लो ना बेटा इसको, 1 साल बाद लेने का क्या दिक्कत है, हाँ। अरे सेम ही तो मिल रहा है तुमको, अरे सेम ₹10 लाख मिल रहे हैं, आज लो 1 साल बाद लो, क्या फर्क पड़ता है, आज लो 1 साल बाद लो, क्या फर्क पड़ता है बताओ। बोलते हैं फर्क पड़ता है। बोलते हैं सर अगर ये ₹10 लाख हमें आज मिल जाएंगे ना, हम इसको कहीं और इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न कमाना चालू कर सकते हैं, और यही 1 साल में ये 10 लाख के 11-12 लाख बना लेंगे हम। लेकिन अगर यही 10 लाख 1 साल बाद मुझे मिलेगा तो जो 1 साल में मैं रिटर्न कमा सकता था नहीं कमा पाऊंगा। अभी जो ₹10 लाख की चीज़ें आती है वही 1 साल बाद सेम चीज़ 10 लाख में आनी ही नहीं वाली, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होता है, चीज़ें महंगी होती जाती है समय के साथ साथ। तो इसलिए क्या बोलते हैं बताओ, देखो क्या लिखा है, बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अलग अलग समय पे मनी की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे पहले ₹5 का एक समोसा आता था, 1 प्लेट समोसा, अब ₹5 की सिर्फ चटनी आती है, ऐसा। तो समय के साथ साथ पैसों की जो वैल्यू है वो बदलते रहती है, अच्छा है ना। बोलते हैं सिंस द मनी रिसीव्ड टुडे, देखो क्या लिखा है, सिंस द मनी रिसीव्ड टुडे हैज़ मोर वैल्यू, जो भी रैशनल इन्वेस्टर, जैसे अभी ना मैंने कुछ बच्चों को बोला ना आज चाहिए कि बाद में, तो कुछ बच्चे ऐसा होते ही है ढोकले, उनको क्या रहता है ना बेटा, कुछ बच्चों को ना सिर्फ उंगलियाँ करना रहता क्लास में, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, वो पढ़ाई में उनको नहीं, उनको उंगलियाँ करना फालतू की,
सर जो बोला उसका उल्टा ही जवाब देना। सर ने जो बोला ना उसका उल्टा ही जवाब देने का, अपने उनको उंगलिश करनी रहती पूरे टाइम। वो कौन है? वो है इरैशनल। इरैशनल इन्वेस्टर्स मतलब इरैशनल व्यक्ति है जो सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता है। रैशनल इन्वेस्टर या रैशनल पर्सन कौन होता है? जो सोच समझ के डिसीजन लेता है। बोलते हैं जनरली एक रैशनल व्यक्ति के नज़रिए से हमेशा मनी रिसीव्ड टुडे उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू मनी सेम मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। बोलते हैं सिंस मनी रिसीव टुडे हैज़ मोर वैल्यू टू रैशनल इन्वेस्टर्स। बोलते हैं रैशनल इन्वेस्टर वुड प्रेफर करंट रिसीट्स ओवर फ्यूचर रिसीट्स। हमेशा लोग क्या चाहेंगे कि हमें पहले पैसा मिल जाए। अगर कोई पैसा मिलने वाला होगा हम सोचेंगे भैया जितने जल्दी मिले उतना अच्छा है ना। आगे बोलते हैं 10, देखो क्या लिखा है 10। बोलते हैं 10 इफ वी बोरो 1 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक। अगर हम बैंक से 1 लाख रुपए बोरो करते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद भी हमें उसको वापस 1 ही लाख रुपए देने पड़ेंगे ना। सोच के देखो, अगर समझो आज आप HDFC बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो क्या 1 साल बाद भी आपको 1 ही लाख वापस देना है ना? ऐसे ही होता है ना? मुझे बताइए जल्दी, कम ऑन, क्या ऐसे ही होता है? अगर मैंने, प्लीज ध्यान दीजिए, बताइए क्या सेम देना पड़ता है? आंसर है नहीं, हमें विद इंटरेस्ट पैसा रीपे करना पड़ता है। यस और नो? अगर हम, प्लीज़ ध्यान दीजिए, है ना, अगर हम जो है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं अगर हम 1 लाख रुपए बेटा बोरो करते हैं बैंक से, तो हमें जब ये पैसा वापस करना होता है तो हमें विद इंटरेस्ट, बोलते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैच्योरिटी पे वी हैव टू रीपे टू द बैंक एन अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख से 1,10,000। मतलब बोलते हैं अगर हम बैंक से लोन लेते हैं ना 1 लाख का, तो हमें वापस देते वक्त पैसा सिर्फ 1 लाख नहीं, उससे ज़्यादा देना पड़ता है। बोलते हैं द एक्सेस अमाउंट दैट वी हैव टू पे दैट इज 10,000 ओवर ईयर ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बोरो किया था, इसको ही क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, है ना। आपने पढ़ा है बचपन में। मुझे बताओ कि बैंक और एनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ देयर मनी बिकॉज, बोलते हैं कि जो भी लेंडर जो पैसा बोरो, जो पैसा दूसरे को दे रहा है लोन पे, है ना, जो बेटा जो पैसा दे रहा है बेटा लोन पे, प्लीज ध्यान दीजिए, है ना बेटा प्लीज यार, क्यों ऐसा करो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा प्लीज। आइए, चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलते हैं कि बैंक और एनी लेंडर जो इंटरेस्ट चार्ज क्यों करता है बताओ? इसके काफ़ी रीज़न है। पहला तुरंत में देखें क्विकली, पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बोलते भैया अभी तेरे को 1 लाख दे और तू 1 साल बाद मुझे 1 लाख देगा। भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज मोर देन वैल्यू ऑफ मनी इन द फ्यूचर। तो आज तेरे को 1 लाख दे रहा हूँ, तो फ्यूचर में तेरे को 1 लाख से ज़्यादा देना पड़ेगा हमको वापस, है ना। बोलते दूसरा रीज़न होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर बैंक वाला आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, वो वही 1 लाख कहीं और इन्वेस्ट करके उस पर कुछ रिटर्न कमा सकता था, पर उसने वो 1 लाख आपको दे दिया, तो फिर आपको उसके बदले कुछ उसको रिटर्न कमा के देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बोलते इंटरेस्ट का खर्चा क्यों इंटरेस्ट देना पड़ता है? बोलते इन्फ्लेशन की वजह से। बोले आज जो चीज़ें 1 लाख की आती है, 1 साल बाद वही चीज़ें 1 लाख रुपए में नहीं आएगी, क्योंकि चीज़ें महंगी होती जाती है समय के साथ। तो आप जब हमें पैसा वापस करोगे 1 साल बाद, तो इंटरेस्ट लगा के वापस करना पड़ेगा। एंड आखिरी है रिस्क फैक्टर। बेटा बैंक अगर आपको पैसा लोन पे दे रहा है, तो बैंक रिस्क उठा रहा है। क्या रिस्क उठा रहा है? कि तुमने पैसा वापस नहीं दिया तो अब बैंक तो उस पर डूब जाएगा। तुम विजय माल्या निकले तो, हाँ, तुम यहाँ पे विजय माल्या पार्ट 2 निकले तो क्या होगा? हैं, बैंक की तो गेम हो जाएंगी। आप समझ रहे कि नहीं बात क्या बोल रहा हूँ? बैंक की तो गेम हो जाएंगी। तो क्या हो रहा है? बोलते हैं रिस्क फैक्टर। बोलते हैं देयर इज अ रिस्क कि बोरोवर ने अगर पैसा वापस नहीं दिया तो वो बैंकरप्ट हो गया। तो भैया हम इतना रिस्क उठा के तेरे को पैसा दे रहे, तो तू जब पैसा वापस करेगा ना, चुपचाप इंटरेस्ट लगा के देना। अच्छा, तो बोलते इसलिए इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज द प्राइस पेड बाय द बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी।
तो जिसने पैसा बोरो किया है वो पैसों को यूज करने का खर्चा होता है इंटरेस्ट। सिंपल, आगे बढ़े। बोलते हैं इंटरेस्ट अमाउंट जो है ना ये डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 थिंग्स। बोलते हैं अमाउंट ऑफ मनी बोरोड, पीरियड ऑफ टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने बेटा लोन लंबे पीरियड के लिया है तो टोटल में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट का लोन लिया है तो ज़्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या कॉमन सेंस की बात है क्या? यस। बोलते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट ये तीनों चीज़ों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे बढ़े। बोलते हैं फिर बात आती है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो हमें देखना है, ठीक है ना। अभी पहले सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, प्लीज़ ध्यान देंगे। बस अराउंड 10 मिनट्स में हम सेशन को एंड करेंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिए। यस, बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, प्लीज़ ध्यान देंगे। बोलते हैं बेटा नहीं, बोलते हैं सर टाइम वैल्यू एंड इन्फ्लेशन सेम चीज़ है क्या? बेटा ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि चीज़ें महंगे होती जाती है समय के हिसाब से, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। चीज़ों का महंगा होना, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि पैसों की आज की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्यूचर की वैल्यू। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स है पर दोनों सेम है ऐसा नहीं बोलते हैं। समझ में आया? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि आज के 1 रुपए की वैल्यू विल बी मोर देन द सेम ₹1 की वैल्यू इन द फ्यूचर, ऐसा। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन के वजह से ऐसी चीज़ें होती है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। चूंकि चीज़ें महंगी होती जाती है ना, इसलिए रुपये की वैल्यू कम होते जाती है समय के हिसाब से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक कारण है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ऐसा बोल सकते हैं अपन। पर दोनों सेम नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। तो अब बोलते हैं सर सिंपल इंटरेस्ट क्या है? प्लीज़ ध्यान देंगे, प्लीज़ ध्यान देंगे, कम ऑन। हाँ बिल्कुल सही। बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या? प्लीज देखें। बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं इट इज कैलकुलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस एंड नॉट ऑन इंटरेस्ट प्रीवियसली अर्न। अब ये क्या है अभी आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, ऐसे ही होता है। प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड, क्या ऐसे ही होता है? बताइए, कम ऑन फास्ट गाइस, ये लो, हेलो, यस और नो, कम ऑन। सर ये टोटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मैथ्स वाला बेटा। पहली बात, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये मैथ्स वाला फाइनेंस वाला ऐसा नहीं होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू है। ऐसा नहीं होता कि सर ये तो मैथ्स वाला है, ये तो फाइनेंस वाला है। ये टॉपिक ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। जो तुमने मैथ्स पे पढ़ा वो भी यही था, जो अभी बता रहा हूँ वो भी यही है, एक ही चीज़ है ना। पर अभी मैंने आपको क्या बोला, आपका नज़रिया मुझे इसमें डेवलप करना है। फाइनेंस के हिसाब से आपका नज़रिया डेवलप करना है बेटा, ठीक है। आइए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। समझो कि आलिया ने बेटा, प्लीज़ ध्यान दीजिए बेटा, आलिया ने डिपॉजिट किए 1 लाख रुपए उसके बैंक में, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। बोलते हैं आलिया ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया बैंक में 2 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट रेट था 6% का। मेरा आपसे सवाल है कि कितना इंटरेस्ट कमाएंगी एट दी एंड ऑफ 2 years? तो हाउ मच इंटरेस्ट विल शी अर्न? एंड दूसरा सवाल है हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट? आपको सवाल दोनों समझ में आया? पॉइंट ये पहला क्या था, पहली बात क्या है कि वो टोटल कितना इंटरेस्ट कमाएगी, एंड दूसरा क्या है कि उसके डिपॉजिट की वैल्यू कितनी होंगी ईयर के एंड में। अब हमारे लिए बहुत आसान है ये निकालना, ठीक है ना। कैसे? बोलते हैं कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो होता क्या है कि इसमें जब भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं ना, वो सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है हमेशा। मतलब कि जैसे ये क्या है, पहली बात हमको ये सीखना चालू करना पड़ेगा। अभी ये मैंने क्या बनाया है, इसको बोलते हैं बेटा टाइमलाइन। ये क्या है? टाइमलाइन। ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है चैप्टर नंबर 7 और 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एंड चैप्टर 4 में भी हेल्प करेगी। क्या है ये? इसको बोलते हैं टाइमलाइन। यहां पे मैंने लिखा है 0, ये है 1, ये है 2। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है आज, टुडे, प्रेजेंट। 1 का मतलब क्या है? बोलते देखो यहां से पहला साल चालू हो रहा है और यहां पे जाके पहला साल एंड हो रहा है ना। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट ईयर का एंड। ये क्या होता है? फर्स्ट ईयर का एंड। देन
देन यहां से बेटा सेकेंड ईयर चालू होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड ईयर का एंड, समझे। तो बोलते हैं पहले क्या होगा, हमारे ये 1 लाख रुपए पे हमको 6% से इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल के एंड में। पहले साल के एंड में हमें इस पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा 6,000 रुपए का। लेकिन अब मुझे बताइए क्या दूसरे साल, प्लीज ध्यान दीजिए, मुझे बताइए क्या दूसरे साल हमें ये पूरे अमाउंट पे मिलेगा कि सिर्फ 1 लाख पे ही वापस मिलेगा इंटरेस्ट। चूंकि बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट वाला है तो फिर से हमें यही 1 लाख रुपए पे 6% मिलने वाला है, 6,000। बोलते हैं यही मेजर फर्क होता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में हर बार जो इंटरेस्ट है ना वो सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है चाहे कोई भी ईयर हो। और इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट टोटल में निकालना कैसे निकलेगा, बोले प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करो आप इंटरेस्ट रेट से, इसको मल्टीप्लाई करो ईयर से, तो 2 साल थे तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, डन। एंड फाइनल वैल्यू डिपॉजिट कैसे आता है मुझे बताइए, ये कैसा आता है, तुमने इनिशियली जो अमाउंट डिपॉजिट किया था प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट, तो मतलब ये हो जाएगा 1 लाख और प्लस जो तुम्हें 2 साल में इंटरेस्ट मिला, सो दिस विल बिकम 1,12,000। अब मजे की बात क्या है, प्लीज सुनिए ध्यान से बेटा। मजे की बात ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सिंपल इंटरेस्ट को यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर। एफएम के सब्जेक्ट में जब भी हम इंटरेस्ट रेट या देखते हैं ना या ग्रोथ रेट, हम यहाँ पे जब भी रेट्स देखते हैं हम यहाँ पे जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड को ही फॉलो करते हैं। तो ये याद रखना है कि एफएम सब्जेक्ट में वी डू नॉट यूज सिंपल इंटरेस्ट। जो एफएम का पूरा सब्जेक्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है। बोलते हैं सर क्या ये ऐसा एग्जाम में सवाल आएगा क्या, बेटा आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे जो है ना एकदम ढोकले जैसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। बेटा हम आपके बेस को डेवलप कर रहे हैं। जब मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आके बोलता हूँ क्या कि वी विल डेवलप योर स्ट्रॉन्ग बेसिस, अभी ये चल रहा है चीज। कुछ बच्चे ना यही सेशंस को स्किप करते हैं, फिर आगे के चैप्टर जब चलते हैं ना तो सब अब्बा जब्बा डब्बा हो जाता है, तब समझ में आता है अरे सर ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर, ये तो है सर इसमें डिवाइड किए से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें डिवाइड, सर क्या समझ में नहीं आ रहा। तो ढोकले उसके लिए अभी बढ़ा रहा हूं ये, आप प्लीज इसको हल्के में मत लो बेटा, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से बच्चों के अटेम्प्ट लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये बेसिक। ये मजाक की बात नहीं है बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी करवा रहा हूं। प्लीज ध्यान दीजिए, इधर आइए वापस। ठीक है ना। तो अब बात आती है सर कंपाउंड इंटरेस्ट की। बोलते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए, बस 5 मिनट्स है, 5 मिनट है बस, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज द इंटरेस्ट दैट अक्रूज व्हेन अर्निंग्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड पीरियड आर एडेड टू द प्रिंसिपल एंड दस इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल बेस ऑन विच सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड। बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो तुमको इंटरेस्ट मिलते रहता है ना, पहले साल जो तुमको इंटरेस्ट मिला अब वो इंटरेस्ट के अमाउंट पे दूसरे साल पे इंटरेस्ट मिलता, फिर पहले और दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिला ना वो अमाउंट पे भी तीसरे साल पे इंटरेस्ट मिलता है। मतलब यहां पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगते जाता है। अच्छा मतलब क्या है, अगर हमने वो आलिया का एग्जांपल फिर से लिया, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं कि अगर हमने, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं अगर हमने बेटा, अगर हमने आलिया का एग्जाम्पल बेटा फिर से लिया, प्लीज ध्यान दीजिए, आलिया का एग्जाम्पल अगर मैंने फिर से लिया तो होगा ये कि अभी इंटरेस्ट रेट सेम, अमाउंट सेम, ईयर सेम, लेकिन अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो फिर क्या होगा, बोलते हैं पहले साल 1 लाख रुपए पे 6% का इंटरेस्ट, तो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। पहले 6% निकलेगा किस पे, 1 लाख रुपए पे। लेकिन अब दूसरे साल क्या होगा, जब दूसरे साल तुमको इंटरेस्ट मिलेगा ना तो ये अमाउंट पे एंड ये अमाउंट दोनों पे मिला के 6% निकलेगा। अच्छा
मतलब कि 6% ऑन 1,06,000 होगा यहाँ पे। करके देखो जल्दी, करके देखो बेटा। जब हमें कुछ भी क्वेश्चन में बोला ना हो, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं जब भी बेटा हमें, प्लीज़ ध्यान दीजिए, जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ बोला ना होना बेटा कि ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, तो क्या अज्यूम करेंगे? एनुअल कंपाउंडिंग, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बोला तो एनुअल कंपाउंडिंग ही लेंगे, ईयरली कंपाउंडिंग। ओके ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए? ये आएगा 6,3। तो मुझे बताइए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया उसने? पहले साल 6,000 रुपये और फिर दूसरे साल कितना कमाया? 6,360। तो कितना हो जाएगा? 12,360। डन है। और आगे देखें, मुझे बताओ फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट कितना होगा बेटा? कम ऑन, फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट पहले 1 लाख था, दोनों सालों में मिलके इतना इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1 लाख प्लस 12,360। तो कितना हो जाएगा? 1,12,360। बोलते हैं ये जो है ना बेटा, ये जो 360 रुपये मुझे ज़्यादा के मिले, ये जो 360 रुपये मेरे को ज़्यादा के मिले ना, वो क्यों मिले हैं? ये 360 रुपये मेरे को जो यहाँ पे ज़्यादा के मिले, वो क्यों मिले हैं? वो इस कंपाउंडिंग के वजह से मिले हुए हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये कंपाउंडिंग के वजह से मुझे मिले हुए हैं एक्स्ट्रा के, है ना। आगे, अब ये आपका होमवर्क है, सुनिए ध्यान से, क्लास ख़त्म, पैसा हजम, ध्यान दीजिए। ये आपका होमवर्क है, मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस दिए इसमें हमारे पेज नंबर 1.9 में। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, यहाँ पे कुछ लिखना मत, मैं कल जो आपको लिखवाऊंगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपने बचपन में मैथमेटिक्स किया है ना, उसमें ये चीज़ पढ़ी है, एक बार घर पे आपको ट्राई करके आना है, ठीक है। लेकिन क्या बोला? लेकिन यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, मैं जैसे लिखवाऊंगा वैसे लिखना है। तो आप इसको दूसरे रफ पेज में इसको बाद में ट्राई करेंगे घर पे। ओके ओके, आगे तो पेज नंबर 1.9 पे जो क्वेश्चन दिया है ये आपको ट्राई करना है घर पे जाके, राइट। फिर आपको मैंने ना यहाँ पे अलग अलग केसेस दिए हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, फिर हमने आपको सिखाया है आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। तो आपको क्या करना है, घर पे जाके इसको आज पूरा रीड करके आना है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, करो, पर इसमें मत करना, मैं बुक में जो लिखाऊंगा उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं लिखाऊंगा वो मैं अलग से लिखाऊंगा, लेकिन आपको ये घर पे सॉल्व करके ट्राई करना है आपको, और फिर मुझे बताना है, ठीक है ना। ओके डन। ओके सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं वही बोल रहा हूँ, ये हम सारे फॉर्मूला पे आने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। हम यहाँ पे इस अमाउंट पे डायरेक्टली कैसे आ सकते हैं, जैसे मैंने ये आलिया का एग्जाम्पल दिया ना, आलिया का एग्जाम्पल है सर, हम क्या इस अमाउंट से डायरेक्टली ये निकाल सकते थे? इसमें कहाँ गई आलिया? आलिया बेटा, हाँ, हम क्या सर इसमें डायरेक्टली इससे ये अमाउंट निकाल सकते थे क्या? इसका कोई तरीका था, मैं बताऊंगा, धैर्य रखना है, ठीक है ना, धैर्य रखना है, सब वो आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। यस, हम आपको अब मिलेंगे किस में बताइए, अगले हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगा है। एंड आपके बेसिक्स जो है ना बेटा इतने तगड़े हो जाएंगे कि आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत इसकी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना। सो अगेन थैंक यू, एंड मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। अपने सारे फ्रेंड्स को बेटा हमारे बैच के बारे में ज़रूर बताएं कि ultimatecA.com पे जाके जो है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, बाय बाय।